3 to 5 743 अध्याय 3151 हर एक सैलामेंडर ड्रैगन की सांस। फिर भी उस दिन लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर रेस का इतिहास बदल गया। एम्ब्रिसियो की रक्तरेखा सक्रिय हुई, उसका अग्नि तत्व एकत्रित हुआ, हवा अंदर ली गई और आग का एक शक्तिशाली सागर निकला जो आकाश में सभी दिशाओं में फैल गया। न केवल एम्ब्रिसियो उस दिन दूसरी बार इसका उपयोग कर रहा था, बल्कि पहली बार की तरह इसने एक ऐसी शक्ति दिखाई जो स्टेज आर्ट सैलामेंडर की क्षमता से कहीं अधिक थी। एम्ब्रिसियो ने अपनी सांस पूरी कर ली, उसका शरीर थोड़ा संतुलन खो बैठा, लेकिन उसने खुद को जगाए रखने के लिए संघर्ष किया। ड्रैगन की सांस के दूसरे प्रयोग ने उसके शरीर पर बहुत बुरा असर डाला। उसके वंश ने अपनी सारी शक्ति खो दी, अब उसे ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। फिर भी वह सफल रहा, दूसरा प्रयोग पूरा हो गया। अविश्वसनीय, जिम्रुग ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल लगा। उसे पता था कि यह झूठ नहीं था। एम्ब्रिसियो ने उस दिन एक बार ड्रैगन की सांस का इस्तेमाल किया था और तब से 1 घंटा भी नहीं बीता था। सबसे बढ़कर शक्ति ने वास्तव में उसकी आंखों को आकर्षित किया। तो यह ऐसा दिखता है जब रक्तरेखा हमारे अग्नि तत्व के साथ संघर्ष नहीं करती। अगर हमारे पास ये पिछली बार होता जब हमने दिव्य बर्लिन स्टोन प्रतियोगिता में भाग लिया था। हालांकि उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। अतीत था। सच तो यह था कि किसी ने इसे ठीक करने का कोई रास्ता खोज लिया था। जिम्रुग का सिर आसमान में लगी आग से दूर हो गया और जमीन पर रेयान पर ध्यान केंद्रित किया। रीन ने ड्रैगन की सांसों को विस्मय से देखा, ऐसा लग रहा था कि वह इस शक्तिशाली हमले से आश्चर्यचकित था। भले ही ये दूसरी बार हो, लेकिन जब आप इसे आसमान की ओर इस्तेमाल करते हैं तो ये देखने में वाकई अद्भुत लगता है। काश मेरे पास भी ड्रैगन ब्लड लाइन होती। जिम्रुग ने जाजोट की ओर देखा, जिसने भी उसकी ओर से हिलाया। उनकी आंखों के आदान प्रदान के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। आहम, तुम्हारा नाम ट्वीटी है ना? और मुझे लगता है कि तुम्हारे उस दोस्त का नाम सिल्वेस्टर है। रीन जिम्रुग की आवाज में व्यवहार में अंतर को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने दिखावा किया कि उसने इसे नहीं देखा। हाँ, मैं ट्वीटी हूँ सीनियर। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी जाति का ये ड्रैगन ब्रीड बहुत ही अविश्वसनीय है। जिम्रुग ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी से संतुष्टि महसूस की। ये वास्तव में एक उपहार है कि हमारी जाति में ड्रैगन रक्तरेखा है। लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जाजोट ने बताया कि आप किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए हमसे मिलने आए थे। लेकिन पहले जिम्रुग ने आगे कहा, हमें ये पुष्टि करनी होगी कि तुम किसी और के साथ भी यही काम कर सकते हो। वॉट, आगे बढ़ो। एक लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर तुरंत बाहर आया और रीन के सामने रुक गया। जिम्रुग के आदेश से मुझे अपने संघर्ष का तुम्हारा उपचार प्राप्त करना है। रीन को कोई आपत्ति नहीं थी। कोई बात नहीं, कृपया मेरी आध्यात्मिक भावना, ऊर्जा और तत्वों को अवरुद्ध न करें। आपको थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन ये सामान्य है। अब आराम करें और मुझे अपना काम करने दें। वॉट ने सिर हिलाया और जमीन पर लेट गया। रीन ने भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने एम्ब्रिसियो के साथ किया था। रोआन से जुड़कर अपने डार्क एलिमेंट और येन एनर्जी का इस्तेमाल किया। सैलामेंडर की फ्लड ड्रैगन ब्लड लाइन उनकी जाति में बहुत लंबे समय से मौजूद थी, इसलिए यह उनके बीच काफी समान रूप से फैली हुई थी। कुछ में थोड़ा ज्यादा था, दूसरों में इतना नहीं। फिर भी उस समानता ने रीन के लिए जरूरी काम को लगभग एक जैसा बना दिया। कुछ ही समय बाद वॉट भी अपने संघर्ष से ठीक हो गया, सबके सामने 2 ड्रैगन सांसों का इस्तेमाल करके। रीन की विशेष क्षमता असली थी। जिम्रुग को ये देखकर स्पष्ट रूप से खुशी हुई, इसलिए वह सीधे मुख्य विषय पर चला गया। आप हमसे क्या चाहते हैं? स्पिरिट स्टोन। कीमत कोई मुद्दा नहीं होगा। ये ज्वालामुखी इलाका आध्यात्मिक ऊर्जा से बेहद समृद्ध है। स्वाभाविक रूप से यहाँ कई स्पिरिट स्टोन की खदानें और नसें मौजूद हैं। हम आपको कुछ फायर एलिमेंट स्पिरिट स्टोन भी ढूंढ कर दे सकते हैं जो और भी दुर्लभ हैं। रीन ये सुनकर खुश हुआ। ये बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव है सीनियर। हालांकि मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ। मैं आपकी जाति का कुछ खून पीना चाहूंगा। तुरंत ही सैलामेंडर के चेहरे पर भाव बदल गए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा फोलियाना ने बताया था। ड्रैगन ब्लड लाइन वाली रेस भी उतनी ही गर्वपूर्ण थी। अपनी खुद की ब्लड लाइन को बेचना, ऐसा होना लगभग असंभव था। हास्यास्पद, जिम्रुग के बोलने से पहले ही एक और सैलामेंडर गुस्से से भड़क उठा। उसे मार डालो, उसे अभी मार डालो। उसने हमारी ड्रैगन रक्तरेखा की लालसा करने की हिम्मत कैसे की? नहीं, उसे गुलाम बनाओ। हम उसकी इस क्षमता का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक वह मर न जाए। तारांकन दहाड़, तारांकन। जिम्रुग अचानक दहाड़ने लगा, जिससे सभी अन्य सैलामेंडर अपना मुंह बंद कर लेते हैं। जब शांति बहाल हुई, तभी जिम्रुग रीन की दिशा में वापस मुड़ा। ट्वीटी, मुझे उसी क्षण तुम्हें निकल जाना चाहिए था जब तुमने ऐसा अनुरोध किया था। अगर तुम्हारी यह विशेष क्षमता न होती तो तुम अब मर चुके होते। क्या तुम्हें पता है कि ड्रैगन रेस ब्लड मांगना कितना अपमानजनक, शर्मनाक और घृणित है? तुम मूल रूप से हमारे गौरव पर कदम रख रहे हो। भले ही यह हमारे शरीर में संघर्ष को ठीक करने के लिए हो, फिर भी हम इतना आगे नहीं बढ़ेंगे। रीन ने हल्के से मुस्कुराया और बातचीत को आध्यात्मिक भावना में बदल दिया ताकि केवल जिम्रुग ही सुन सके। अधिक सटीक रूप से कहें तो ये केवल इतने सारे लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर के सामने किए जाने पर ही होता है। हालांकि अगर मुझे एक निश्चित स्थानिक अंगूठी मिलती है जिसके अंदर क्या है या कोई नहीं जानता, तो मैं अपना विचार बदल सकता हूं। तुम क्या सोचते हो? जैसा कि मैंने कहा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिम्रुग ने अपने दांत पीस लिए। उसे सच में रीन को वहीं मार डालने का मन हुआ। क्या उसने सोचा था कि सिर्फ इस गुप्त संदेश की वजह से वह ड्रैगन किंग के रूप में अपना दृष्टिकोण बदल देगा? अपनी किस्मत को मजबूर मत करो कमीने। मैं तुम्हें यहाँ एक मौका दे रहा हूँ। तुम या तो भुगतान के रूप में कुछ अलग चुनो, या हम तुम्हें यहाँ बंद कर देंगे और फिर कभी नहीं जाने देंगे। तुम्हें बिना कुछ हासिल किए हमेशा अपनी इस विशेष क्षमता के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। माफ करना सीनियर्स, रीन ने तुरंत सैलामेंडर से माफी मांगी। मुझे नहीं पता था कि इस अनुरोध पर ऐसी प्रतिक्रिया होगी। स्वाभाविक रूप से मैं किसी भी तरह का रक्त मानना छोड़ दूंगा। फिर भी जिम्रुग को शायद ही पता था कि वह अकेला नहीं था जिसे रीन की आध्यात्मिक भावना मिली थी। वास्तव में उस जगह के हर एक सैलामेंडर को यह मिली थी। 3 to 5 744 अध्याय 3152 शांत हो जाओ। जब रीन ने माफी मांगी तो उसने आसपास के सभी सैलामेंडर से माफी मांगी, जिससे ऐसा लगे कि वह उस विशिष्ट व्यक्ति से माफी मांग रहा है जिससे उसने बात की थी। सैलामेंडर ने निस्संदेह आध्यात्मिक भावना संदेश के बारे में रीन को कोसा। अगर रीन ने तुरंत माफी नहीं मांगी होती तो वे सभी पहले ही उसका सिर मान चुके होते। हालांकि उनके रक्तवंश और अग्नि प्रकृति का संघर्ष अभी भी मौजूद था। इसे ठीक करने का परिणाम महत्वपूर्ण सैलामेंडर की पूरी बैठक के सामने दिखाया गया। एम्ब्रिसियो और वॉट इस बात का जीता जागता सबूत थे कि रीन की क्षमताएं वास्तविक थीं। वे अभी भी इसे ठीक करना चाहते थे और अगर रीन झूठ नहीं बोल रहा था तो यह एक स्थायी समाधान हो सकता है। भले ही यह न हो, रीन ने उल्लेख किया कि यह सुधार कम से कम कुछ दशकों तक चलना चाहिए। केवल समय ही बता सकता है कि कौन से परिणाम होंगे। जिम्रुग ने रीन की क्षमताओं की खातिर इसे जाने देने का फैसला किया। चूंकि आप समझ गए हैं, इसलिए इस मामले का फिर कभी जिक्र न करें। अब अपनी क्षमताओं के बदले में आप क्या चाहते हैं? हम आपको जितने स्पिरिट स्टोन दे सकते हैं वे आपके जीवन के अंत तक खेती करने के लिए पर्याप्त होंगे। यदि आप यह नहीं चाहते हैं तो हम आपके किसी अन्य को समायोजित करने का प्रयास कर सकते हैं। आवश्यकताएं। हालांकि रीन ने जवाब में अपना सिर हिलाया। ओह, मैंने वास्तव में आपकी जाति से आपका कुछ खून मांगने के लिए माफी मांगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कुछ और चाहिए था। सच कहूं तो मैं खुद बहुत अमीर हूं। मैं आने वाले कई सालों के लिए स्पिरिट स्टोन्स के साथ पहले से ही समझौता कर चुका हूं। फिर रीन ने पीछे मुड़कर जाने की तैयारी की। चूंकि मैं यहाँ ड्रैगन किंग ब्लड नहीं ले सकता, इसलिए मैं महाद्वीप में अन्य ड्रैगन किंग जातियों से मिलने जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं किसी समझौते पर पहुंच सकता हूं। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। अंत में रीन केंद्र की पीठ पर कूद गया और दोनों उड़ गए। या ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से सभी सैलामेंडर तुरंत आगे कूद गए और उसका रास्ता रोक दिया। ऐसा नहीं चलेगा, हमें तुम्हारी योग्यताओं की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसके बाद ऐसे ही नहीं जा सकते। रीन नाराज नहीं दिख रहा था, इसके बजाय उसकी आंखें चमक उठी और वह बहुत खुश होकर बोला, मैं समझ गया, तो तुमने मुझे खून देने का फैसला किया। बढ़िया, अब हम फिर से बात कर सकते हैं। जिम्रुग लगभग गुस्से में फट पड़ा। कोई भी तुम्हें खून नहीं देगा। रीन और केंटुकी एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। अंत में रीन ने मासूमियत से पूछा, लेकिन खून के बिना कोई सौदा नहीं है। अगर आप मेरे हुनर के लिए पैसे नहीं दे सकते तो मुझे यहाँ रखने का क्या मतलब है? जिम्रुग की आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव रीन और केंटुकी पर पड़ा, जिससे उन्हें वापस जमीन पर गिरना पड़ा। अगर आप इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए नहीं करना चाहते तो आपको इसका इस्तेमाल बुरे के लिए करना होगा। हम इतने विनम्र थे कि कम से कम आपको कुछ भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन आपने इसे स्वीकार नहीं किया।
अब आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपको हमारे लिए मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप अपने जीवन के अंत तक इस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे। केंटकी खुद को रोक नहीं पाया और सैलामेंडर को ऐसे देखने लगा जैसे वह बेवकूफों के झुंड को देख रहा हो। ट्वीटी, ये लोग बहुत होशियार नहीं है ना? केंटकी के शब्दों से गुस्सा और बढ़ गया। फिर भी रीन ने इसे और भी बदतर बना दिया। चलो सिल्वेस्टर, तुम्हें उनकी निराशा को समझना होगा। ये सामान्य बात है कि जब ऐसा अवसर उनके सामने आता है तो वे बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। हालांकि चिंता मत करो, सीनियर जिम्लुक लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर के नेता हैं। जब तक वह शांत हो जाता है और एक मिनट के लिए इसके बारे में सोचता है, वह समझ जाएगा कि ऐसा करने से उसकी नस्ल का विनाश क्यों होगा। क्या जिम्लुक को छोड़कर हर कोई रीन की बातों पर विश्वास नहीं कर सका? आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? क्या आप हमारी लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर जाति को धमकी दे रहे हैं? मैंने आप सबसे कहा था, हमें उसे शुरू में ही मार देना चाहिए था। वे और भी कई आवाजें उठी, सभी में बहुत गुस्सा था। फिर भी जिम्लुक वास्तव में लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर का नेता और सबसे पुराना था। भले ही दानव जानवर अधिक सरल होते हैं, वे मूर्ख नहीं हैं। जिम्लुक की सहज बुद्धि ने उसे बताया कि रीन के शब्द कोई खाली धमकी नहीं थे। एक पल के लिए उसने बोलना बंद कर दिया और रीन ने अभी जो कहा उसके बारे में सोचा। केवल वही नहीं, बल्कि कुछ और सैलामेंडर, विशेष रूप से संक्रमण क्षेत्र में, ने ऐसा किया। वही, अंततः वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। एक ऐसा निष्कर्ष जो शुरू से ही स्पष्ट होना चाहिए था, लेकिन वे अपनी उत्तेजना और क्रोध के कारण इसे समझने में असफल रहे। तारांकन गर्जन, तारांकन। जिम्लुक ने एक बार फिर दहाड़ लगाई, जिससे सभी सैलामेंडर चुप हो गए। तभी उसने फिर से बात की, हमारे शरीर पर काम करने के लिए आपको हमारी जरूरत होगी कि हम वापस न लड़ें। हमें खुद को पूरी तरह से खोलने की जरूरत है ताकि आप हमारे रक्तवंश और अग्नि तत्व प्रकृति के बीच संघर्ष को ठीक कर सकें। यही तो तुम्हारा मतलब था, है ना? रीन की बातें सुनने वाले दूसरे सैलामेंडर भी इसी नतीजे पर पहुंचे। जो लोग कुछ देर पहले तक इतने गुस्से में थे कि ऐसा नहीं कर सकते थे, अब उन्हें समझ में आ गया था कि रीन के ऐसा करने से क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। रीन मुस्कुराया, खुश था कि जिम्लुक और दूसरों ने उनके बलपूर्वक तरीकों से समस्या को देखा। देखो सिल्वेस्टर, सीनियर जिम्लुक को सच्चाई देखने के लिए बस थोड़ा शांत होना था। सीनियर जिम्लुक, तुम सही हो। मेरे लिए खुद को खोलने का मतलब ये भी है कि मुझे तुम्हारे शरीर के साथ जो भी करना है करने की अनुमति देना। मेरी क्षमता मुझे तुम्हारी लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर जाति की आग और पानी, यिन और यांग के बीच की समस्या को ठीक करने की अनुमति देती है। उन्होंने आगे कहा, चूंकि मैं इसे ठीक कर सकता हूं, इसलिए मैं इसे और भी बदतर बना सकता हूं। कौन जानता है, मुझे पहली नजर में ऐसा दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। शायद मैं आपके शरीर में एक जाल बिछा सकता हूं जो भविष्य में दशकों तक ही प्रकट होगा। आप मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध आप पर अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन क्या आप मुझे मौत के लिए तैयार करने के जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? शायद आप लोग मुझे पहले कुछ सदस्यों पर इसे आजमाने के लिए कहें और फिर परिणाम देखने के लिए कुछ दशकों तक प्रतीक्षा करें। लेकिन कौन कह सकता है कि मैं पहली बार के बजाय दूसरी बार आप पर काम करते समय परेशानी पैदा नहीं करूंगा? सीधे शब्दों में कहें तो मुझे आपकी मदद करने के लिए मजबूर करना आपकी जाति के लिए अच्छा नहीं होगा। 325 744 अध्याय 3153 हमने अभी किया। संभवतः इससे पहले किसी ने भी लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर को इतनी खुलेआम धमकी नहीं दी थी और न ही उस पर तुरंत हमला किया गया था। मारना, भाड़ में जाए ये फिक्स, बस मार डालो उसे। मुझे अब कोई परवाह नहीं है, अगर वह आज यहाँ नहीं मरा तो मैं खुद को मार डालूंगी। एक बार फिर शापों की बरसात हुई। चूंकि वे इस विधि की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें उसे मार देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी क्षमता का उपयोग अन्य जातियों द्वारा न किया जा सके। या ऐसा स्टेज 8 के अधिकांश सैलामेंडर चाहते थे। हालांकि जिम्लुक और अन्य ट्रांजिशन रियम सैलामेंडर के बारे में क्या वे वाकई रीन को मार देंगे? चूंकि रीन को दिव्य वर्डलेम स्टोन प्रतियोगिता में सैलामेंडर के भयानक रिकॉर्ड के बारे में पता था, तो खुद सैलामेंडर को कैसे नहीं पता हो सकता था? जिम्लुक और दूसरे ट्रांजिशन रियम सैलामेंडर की नजरों में उनकी जिंदगी उनकी आंखों के सामने से गुजर रही है और उनके घातक दोष के कारण उन्हें कभी भी प्रतियोगिता जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। जो युवा लगातार कोस रहे थे, वे अभी भी उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं जहां उन्हें अपनी आने वाली निश्चित मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए वे गर्व के साथ घोषणा कर सकते थे कि उन्हें अब कोई परवाह नहीं है। जिम्लुक के बड़े समूह द्वारा ऐसा नहीं कहा जा सकता था। हालांकि जाजूर बहुत अधिक शांत था, भले ही वह भी स्टेज 8 पर था। वरिष्ठ जिम्लुक, बस उसे एक आत्मा बंधन अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाएं। अगर वह ऐसा कुछ करता है जो हमारी जाति के लिए हानिकारक होगा, तो वह मर जाएगा। आइए देखें कि क्या वह बंधन में बंधने के बाद वास्तव में कुछ करने की कोशिश करता है। जिम्लुक की आंखें चमक उठी। कोई अनुबंध लाओ। विभिन्न सैलामेंडर भी ये सुनकर बहुत खुश हुए। ये सही है, अनुबंध, हम ये कैसे भूल गए? हाँ, चाहे तुम चाहो या नहीं, तुम मुफ्त में काम करोगी, बिल्ली। वास्तव में ये शुरू से ही जाजोर का विचार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीन ने सैलामेंडर द्वारा आध्यात्मिक पत्थर या किसी और चीज के साथ पेश किए गए सौदे को स्वीकार किया था या नहीं। उसे अभी भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी नहीं छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। वह एक विशेष क्षमता वाला दानव जानवर बन गया, भले ही वह अतीत में एक साधारण बिल्ली था। उन्हें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो फिर से वही काम कर सके। रीन का अस्तित्व एक चमत्कार था और उसकी व्यक्तिगत जाति की क्षमता चमत्कार के भीतर एक चमत्कार थी। नहीं, भले ही वे लाखों बिल्लियों को पकड़ लें और उन्हें दानव जानवर बनने में मदद करें, लेकिन संभावना नहीं है कि उनमें से एक भी रीन जैसी विशेष रेखा क्षमता विकसित करेगा। भले ही एक या दूसरे ने किया हो, लेकिन क्या संभावना थी कि ये क्षमताएं उनके सैलामेंडर की समस्या के लिए किसी काम की होंगी? इसे चमत्कार के भीतर एक चमत्कार कहना पहले से ही उनकी संभावनाओं को बड़ा चढ़ाकर आंकना था। उन्हें हर कीमत पर रीन को रखना होगा। सभी ने रीन और केंटकी को उपहास से देखा। खैर, उनमें से किसी को भी केंटकी की परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में उन्होंने अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया। जम्हाई लेना, तारांकन। हालांकि रीन और केंटकी किसी कारण से उबे हुए लग रहे थे। अनुबंध का इंतजार करते हुए उन्होंने जम्हाई भी ली। इसने भी जिम्लुक का ध्यान खींचा, लेकिन उसने इसे रीन और केंटकी के रूप में लिया जो दिखावा कर रहे थे कि वे अभी भी नियंत्रण में हैं। ट्वीटी, तुम पहले से ही लगभग 60 साल की हो, है ना? केंटकी ने अचानक रीन से पूछा। बेशक ये सब नाटक था, क्योंकि केंटकी को रीन की असली उम्र पता थी। रीन ने सिर हिलाया, उसे पहले से ही इस सवाल का इंतजार था। तुम सही हो, सिल्वेस्टर। केंटकी ने आगे कहा, चरण 7 के राक्षस जानवर का जीवन काल कितना होता है? ये नस्ल पर निर्भर करता है, क्योंकि हम मानवरूपी और आत्माओं से अलग हैं। रीन ने फिर से उत्तर दिया। मानवरूपी विशेष रूप से प्रत्येक क्षेत्र में बहुत विशिष्ट जीवन काल रखते हैं जो एक विशेषज्ञ से दूसरे में मुश्किल से बदलते हैं। हालांकि दानव जानवरों का जीवन काल एक ही क्षेत्र में बहुत अलग होता है। आमतौर पर आपकी रक्तरेखा जितनी कमजोर होती है, प्रत्येक चरण की सफलता के साथ आपका जीवन काल उतना ही कम होता है। दूसरी ओर ड्रैगन का जीवन काल हास्यास्पद रूप से लंबा होता है। बेशक सैलामेंडर में फ्लड ड्रैगन रक्तरेखा का केवल एक पतला निशान होता है, इसलिए उन्हें एक सामान्य दानव जानवर से बहुत अलग नहीं होना चाहिए। रीन सही थे, सैलामेंडर को प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ा बड़ा जीवन काल मिला, लेकिन इस पर गर्व करने लायक कुछ नहीं था। केंटकी ने सिर हिलाया। तुम्हारे लिए, जो एक सामान्य बिल्ली से आया है, तुम्हें क्या लगता है कि स्टेज 7 में तुम्हारा जीवन काल कितना लंबा है? मैंने विगलेम नेटवर्क में उन राक्षस जानवरों की जांच की जो पहले सामान्य जानवर थे, रीन ने कहा। उनमें से ज्यादातर मेरी तरह बुद्धि हासिल करने से पहले ही मर गए। जो कुछ लोग चेतना हासिल करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहे, उनका जीवन काल उसी चरण में एक सामान्य राक्षस जानवर के जीवन काल का 1/3 से भी कम था। मैं कहूंगा कि चरण 7 में मेरे पास अधिकतम 500 साल होंगे। सैलामेंडरों में से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि ट्वीटी और सिल्वेस्टर वैसी बातें क्यों कर रहे थे। केंटकी ने हालांकि मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा बंधन अनुबंध केवल सेंट दायरे तक के विशेषज्ञों के खिलाफ काम करते हैं, या हमारे मामले में स्टेज 7 दानव जानवरों के खिलाफ। उस दायरे के बाद हम बाइसिंग से मुक्त हो सकते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सैलामेंडर को आपकी सेवा के अधिकतम 440 साल मिलेंगे? नहीं, शायद इससे भी कम अगर आप स्टेज 8 तक खेती करने में कामयाब हो जाते हैं। हाँ, जवाब में रीन ने हंसते हुए कहा, आखिरकार मुझे जीवन भर काम करने के लिए मजबूर करने का ये विचार कुछ भी सार्थक नहीं होगा। इन उच्च स्तरीय सैलामेंडर के लिए 440 साल मूल रूप से कुछ भी नहीं है। वे स्पष्ट रूप से मुझे चरण 8 तक नहीं पहुंचने देंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। सैलामेंडरों का चेहरा एक बार फिर उदास हो गया। फिर भी जिम्लुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही तो आप बात कर रहे हैं, यह कोई समस्या नहीं है। 440 साल शायद ज्यादा न हो, लेकिन मेरे लिए काफी है।
कमबख्त अनुबंध कहाँ है? रीन और केंटकी ने कंधे उचका दिए। वे बस एक मजेदार बातचीत कर रहे थे, फिर भी बेफिक्र। हालांकि जिम्रुक भले ही ठीक लग रहा था, लेकिन दूसरे सैलामेंडर उतने खुश नहीं थे। 440 साल वाकई ज्यादा नहीं लग रहे थे। खैर, ये निश्चित रूप से बेहतर था अगर वे रीन को उनके लिए काम करने के लिए मजबूर न कर पाते। अनुबंध आखिरकार लाया गया और जिम्रुक ने रीन और केंटकी को देने से पहले खुद ही इसकी सामग्री भर दी। ये बहुत आसान है, अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और जियो, या मना करो और हे रीन ने अनुबंध को पकड़ा और उस पर हस्ताक्षर कर दिए, और केंटकी ने भी। सैलामेंडर की नजर में केंटकी अब एक बंधक की तरह था। अनुबंध जल्दी ही जल गया। रीन और केंटकी दोनों के पास पहुंच गया। माथे, ये देखकर जाजोर्ट और बाकी लोग उत्साहित हो गए। जाजोर्ट अपने संघर्ष को सबसे पहले सुलझाना चाहता था, इसलिए वह उसके पास आया। अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। रीन ने जाजोर्ट की ओर मुस्कुराते हुए कहा। तो अनुबंध में मूल रूप से कहा गया था कि हमें किसी भी तरह से लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना? जाजोर्ट ने सिर हिलाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, तारांकन टकराना, तारांकन। रीन और केंटकी ने मिलकर जाजोर्ट को लात मारी, जो अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद पूरी तरह से असहाय था। वह आदमी उल्का की तरह जमीन पर गिरा, जमीन से टकराया और सबकी आंखों के सामने एक बड़ा गड्ढा बना दिया। अब किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा है या मर गया। तो अगर हम कुछ नुकसान पहुंचाएं तो क्या होगा? रीन और केंटकी अब खुद को रोक नहीं पाए। नहीं, रुको, हमने अभी अभी किया है, हा हा हा। 325 745 अध्याय 3154 और यह आ रहा है। सन्नाटा। रीन और केंटकी की हंसी के अलावा चारों ओर केवल सन्नाटा था। हालांकि वे जल्दी से रीन और केंटकी की ओर मुड़े, उन्हें उम्मीद थी कि वे दोनों अनुबंध के विरोध के कारण मर रहे होंगे। फिर भी तब तक सन्नाटा जारी रहा जब तक कि रीन और केंटकी ने हंसना बंद नहीं कर दिया। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? हमने निश्चित रूप से अनुबंधों को प्रभावी होते देखा है, और ये दोनों ही इसके ऊपर हैं। जिम्रुक अपने समूह में सबसे ज्यादा हैरान था। अगर रीन और केंटकी स्टेज 8 पर थे, जो एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन रियल कल्टीवेटर के बराबर था, तो वह समझ सकता था कि अनुबंध क्यों काम नहीं कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था, वे सिर्फ स्टेज 6 पर थे। क्रू क्रैक ड्रू, तारांकन। चट्टानें हट गईं और लगभग मृत जॉर्ज अपने ही शरीर से बने गड्ढे के मलबे से रेंगकर बाहर आया। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं और बाहर आने के बाद वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। खांसी खांसी, तारांकन। जाजोर्ट ने कई बार खून खांसा और फिर दूर से रीन और केंटकी को देखा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रीन और केंटकी जरा भी डरे हुए नहीं दिखे। तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। आओ आओ, रुको। जिम्रुक ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होने दिया। कोई जाजोर्ट को ले आओ और उसकी चोटों का इलाज करो। उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन उसकी चोटें ऐसी नहीं हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। अपनी इच्छा के विरुद्ध जाजोर्ट के पास ले जाए जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इससे रीन और केंटकी जिम्रुक और अन्य लोगों के साथ रह गए। जिम्रुक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ये सोचते हुए कि क्या करना है। इस बार रीन और केंटकी ने जो किया वह इतना हास्यास्पद था कि दूसरे सैलामेंडर गुस्सा करना और उन्हें कोसना भी भूल गए। तुमने ऐसा कैसे किया? रीन ने कंधे उचका दिए। जाहिर है, मेरे पास अपनी तरकीबें हैं। ये किसने तय किया कि बंधन से लड़ने के लिए 8वां चरण न्यूनतम आवश्यक है? ये नियम किसने बनाया? मैं उस चीज पर विश्वास नहीं करता जिसे मैं देख नहीं सकता, इसलिए जाहिर है कि मैंने पहले भी इसे खुद आजमाया है। मेरे दोस्त सिल्वेस्टर ने उस दौरान विशेष रूप से मदद की। रीन की बात सुनते ही केंटकी एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे झगड़ों का ख्याल रखूं और कोई उपहार न छोड़ूं, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। सैलामेंडर एक बार फिर उनका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े। कुछ लोग आखिरकार अपनी मदहोशी से बाहर आ गए और उन्होंने रीन और केंटकी पर सीधा हमला करने की कोशिश भी की। हालांकि उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। मुझे जाने दो। जिम्रुक अभी भी सैलामेंडर का नेता था। रीन और केंटकी ने उसके और उसकी जाति के गौरव को पूरी तरह कुचल दिया था। भले ही रीन की क्षमता अभूतपूर्व उपयोग की हो, ड्रैगन के रूप में वह इसे अब और स्वीकार नहीं कर सकता था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई, उसका अग्नि तत्व इकट्ठा हो गया और उसके फेफड़ों में भारी मात्रा में हवा चली गई। हवा में रीन और केंटकी को निशाना बनाते हुए उसने ड्रैगन रेस के सिग्नेचर स्किल से हमला किया। ड्रैगन की सांस, पीक ट्रांजिशन रियल लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर के रूप में उनकी ड्रैगन ब्रीथ बहुत तेज, अधिक शक्तिशाली थी और बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती थी। रीन और केंटकी तुरंत जिम्रुक की आग की शक्ति से घिर गए। उनके पास अपनी खेती से इतने शक्तिशाली हमले को रोकने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी जिम्रुक और दूसरे सैलामेंडर की आध्यात्मिक इंद्रियों ने रीन और केंटकी को बिल्कुल भी नहीं चुना। जैसे ही आग उन पर लगी, वे दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। ड्रैगन की सांस आसमान में छा गई, जिससे नीचे कमजोर और युवा सैलामेंडर डर गए। रीन और केंटकी के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा गया। हम एक पल में चूर्ण विक्षत। लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर रेस के गौरव पर कदम रखने का यही परिणाम है, जिम्रुक ने तिरस्कार के साथ कहा। बाकी सैलामेंडरों ने सिर हिलाया। ड्रैगन की सांस के बीच में उनके गायब होने का यही एकमात्र कारण था। ये भी समझ में आता है, खेती में अंतर बहुत बड़ा था, तो ड्रैगन की सांस उन दोनों को क्यों नहीं मिटा देगी? फिर भी कुछ सैलामेंडर ऐसे थे जो इतने खुश नहीं दिखे। उन्होंने एम्ब्रेसियो और गॉड की ओर देखा, जिनका उपयोग रीन ने अपनी बिल्ली जाति की विशेष क्षमता दिखाने के लिए किया था। वे दो ही लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर बन गए, जिनके फ्लड ड्रैगन वंश और अग्नि तत्व प्रकृति के बीच कोई संघर्ष नहीं था। जिम्रुक ने स्पष्ट रूप से ये देखा, और सच कहा जाए तो उसे एम्ब्रेसियो और गॉड से जलन महसूस हुई। रीन ने ये भी टिप्पणी की थी कि समाधान वास्तव में स्थायी हो सकता है। वह बस निश्चित नहीं था। जिम्रुक अपने जीवन काल के अंत के करीब है। अगली दिव्य वर्लेम स्टोन प्रतियोगिता आखिरी प्रतियोगिता है जिसमें वह मरने से पहले भाग ले सकेगा। एम्ब्रेसियो को पता था कि सैलामेंडर उसे क्यों देख रहे थे, इसलिए उसने उनके लिए इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की। अरे मत भूलना कि मरने से पहले उस बिल्ली ने क्या कहा था। शायद उसने वाकई हमारे शरीर के अंदर कोई जाल बिछाया हो। अगर उसने ऐसा किया तो गॉड और मैं बस कुछ सालों या दशकों में मर सकते हैं। गॉड ने तुरंत सिर हिलाया। वास्तव में दूसरे सैलामेंडर को संदेह था। आखिरकार रीन सिर्फ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था ताकि वह सौदा करने की कोशिश कर सके। ये तब हुआ जब सैलामेंडर ने अपना खून साझा करने से इनकार कर दिया था। क्या रीन ने वाकई उन दोनों पर जाल बिछाया था? सबसे पहले, क्या रीन वाकई उनके शरीर में कोई जाल बिछाने में सक्षम था? संभावना है कि गॉड और एम्ब्रेसियन जैकपॉट मार सकते थे। सैलामेंडर ने चर्चा की कि उसके बाद क्या करना है, लेकिन भले ही रीन मर चुका था, लेकिन वास्तव में बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। एकमात्र विषय गॉड और एम्ब्रेसियो के संघर्ष मुक्त शरीर थे। उन्होंने कुछ दशक प्रतीक्षा करने का फैसला किया, और अगर कुछ नहीं हुआ तो उन दोनों को ये देखने के लिए और संतान पैदा करनी थी कि क्या वे उस विशेषता को आगे बढ़ा सकते हैं। कम से कम एक मौका तो था। सेलेस्टियल सोल डायमेंशनल दायरे के अंदर रीन और केंटकी ने परिणाम को देखा। बाहर केंटकी ने कहा, वे काफी दुखी लग रहे हैं। रीन ने कंधे उचकाए। ओह ये ठीक है, हमें कुछ ही समय में खून मिल जाएगा। रोआन उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर जा रहा हूँ। तारांकन जोश, तारांकन। और इस तरह वह आयामी क्षेत्र से गायब हो गया। बेशक रोआन ने आखिरी बार डायमेंशनल दायरे को तब छोड़ा था जब रीन और केंटकी निगरानी संरचना रेंज में प्रवेश कर चुके थे। इसका मतलब था कि उसका अपना निकास अभी भी वहां था। बाहर आने के बाद रीन भी उसके साथ दिखाई दिया, क्योंकि रीन आयामी दायरे से बाहर आने के लिए रोन के स्थान का उपयोग कर सकता था, जो वास्तव में एक सुविधाजनक क्षमता थी। अब हम बस इंतजार करते हैं। कुछ घंटे बाद, और यहाँ हमारा पहला ग्राहक आ रहा है। ये देखकर रीन हंसा। क्षितिज पर एक आकृति दिखाई दी। ये छोटी थी, निश्चित रूप से मानव जैसी। हालांकि करीब से देखने पर कोई दानव जानवर की विशेषताएं देख सकता था। ये निश्चित रूप से अपने मानव रूप में एक दानव जानवर था और एक लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर था। 325 745 अध्याय 3155 अगले स्थान पर। आइए हम यह न भूलें कि जब रीन ने जिम्रुक को उस बैठक में आध्यात्मिक संवेदना संदेश भेजा था तो उसने क्या किया था। उसने वहां मौजूद सभी सैलामेंडर को आध्यात्मिक संवेदना संदेश भेजा था। उनमें से ज्यादातर ने, जाहिर है, रीन को अंतहीन रूप से कोसा, लेकिन उनमें से कुछ ने एम्ब्रेसियो और गॉड के साथ जो हुआ उसके परिणाम देखे। यह मूल रूप से उनके लिए एक सपना था। तो क्या हुआ अगर उन्हें थोड़ा सा खून चढ़ाना पड़ा? रीन की विशेष क्षमता भविष्य में दिव्य वर्लेम स्टोन प्रतियोगिता जीतने के लिए उनकी कुंजी हो सकती है। दिव्य क्षेत्र में चढ़ने के लिए सैलामेंडर तेजी से नीचे उतरा और रीन और केंटकी से मिला। रोआन पहले ही कहीं और चला गया था, वहां से बहुत दूर। अगर रीन किसी तरह फंस गया तो वह फिर से आयामी दायरे में प्रवेश कर सकता था और पिछली बार की तरह रोआन के साथ निकल सकता था।
हालांकि सैलामेंडर रीन को देख रहा था, फिर भी उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बस तुम जिम्लुक के ड्रैगन की सांस से कैसे बच पाए? वह ट्रांजिशन रियल सैलामेंडर में से एक था, वह भी शुरुआती चरण में ही था, लेकिन वह प्रतियोगिता के बारे में भी सोच रहा था। रीन ने अपनी बिल्ली के रूप में अपना सिर हिलाया। अगर मैंने तुम्हें ये बताया तो मैं खुद को खतरे में डालूंगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? सैलामेंडर ने अब और सवाल करना छोड़ दिया। ये समझ में आता है। इसके बाद वह मुख्य विषय पर आया। मेरे संघर्ष के समाधान के लिए कितना खून चाहिए? मुझे तुम्हारा असली रूप दिखाओ, फिर हम उसके आधार पर किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, रीन ने उत्तर दिया। सैलामेंडर ने तुरंत अपना शरीर बदल लिया। उसका शरीर 10 मीटर लंबा था। वह जिम्लुक जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। रोन, मुझे इस आदमी से कितना मिलना चाहिए? रीन ने अपने कनेक्शन के माध्यम से पूछा। इतने बड़े शरीर के साथ आप आसानी से 100 लीटर ले सकते हैं, रोआन ने तुरंत जवाब दिया। बहन खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या ये पर्याप्त होगा? आखिरकार सैलामेंडर में फ्लड ड्रैगन ब्लडलाइन का केवल एक पतला सा निशान था। नहीं, रोआन ने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह आदमी शायद इससे ज्यादा की अनुमति नहीं देगा क्योंकि इससे उसकी ताकत पर असर पड़ेगा। सबसे बढ़कर जब वह वापस जाएगा तो दूसरे लोग इस बात को नोटिस करेंगे। 100 लीटर वह सीमा होनी चाहिए जिसे वह स्वीकार कर सकता है। चिंता मत करो, रीन ने आत्मविश्वास से कहा। ये तो बस पहला आदमी है, और भी लोग आएंगे क्योंकि मैंने उन लोगों को अलग-अलग समय और स्थान दिए हैं जो इस आदान प्रदान से सहमत हैं। 100 लीटर पर्याप्त होगा? रीन ने अंततः पूछा। सैलामेंडर को ये बात पसंद नहीं आई कि रीन ने इतना कुछ मांगा। क्या तुम मेरे साथ चालाकी से पेश आ रहे हो? तुम्हें इतना कुछ क्यों चाहिए? रीन ने कंधे उचका दिए। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे स्वीकार करें या नहीं। वैसे भी मैं जब चाहूं तब जा सकता हूं, और आपने पीछे देखा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। सैलामेंडर ने दांत पीसते हुए अंत में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे शरीर में कोई जाल नहीं बिछाओगे? रीन ने अपना हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी परवाह नहीं है। तुम नहीं करोगे। अनुबंध के बेकार होने के बाद मैंने जो कुछ भी देखा उस पर तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? तुम केवल इस बात पर भरोसा कर सकते हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तुम शुरू से ही जानते थे कि मैं जो कुछ भी कहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था कि मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर भी तुमने जोखिम स्वीकार किया और यहां आए। क्या तुम आभार मान लोगे? नहीं, वह आदमी ऐसा नहीं कर सकता था। तारांकन ट्रिक। उसने तुरंत अपने पंजे का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी विशाल छाती पर गहरा घाव हो गया। खून बहने लगा, जिसे रीन ने आसानी से दिव्य आत्मा आयामी क्षेत्र में भेज दिया। सैलामेंडर ने रीन को एक भी बूंद और नहीं दी। जैसे ही उसका खून 100 लीटर पर पहुंचा, वह रुक गया। 100 लीटर, अब अपना काम करो। रीन ने खुशी से सिर हिलाया। जरूर, मेरी आध्यात्मिक भावना, ऊर्जा और तत्वों को अवरुद्ध मत करो। मुझे तुम्हारे पूरे शरीर पर काम करना होगा। थोड़ा दर्द हो सकता है, इसलिए बस इसे सहन करो। सैलामेंडर को दर्द की परवाह नहीं थी। उसने खुद को सीधा रखा, जिससे रीन को अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति मिली। जैसा कि ट्रांजिशन रियल में था, रीन को एम्ब्रिसन और गॉड के मुकाबले काफी समय लगा। फिर भी वह संघर्ष को ठीक करने में कामयाब रहा। एम्ब्रिसन और गॉड जैसी ही बात। मुझे यकीन नहीं है कि यह समाधान स्थायी है, लेकिन अगर यह नहीं भी है तो ये कम से कम कुछ दशकों तक चलेगा। केवल समय ही बता सकता है। क्या आप दिव्य वर्डलेम पत्थर प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं? सैलामेंडर ने पूछा। जाहिर है, रीन ने तुरंत जवाब दिया। मैं उस प्रतियोगिता के लिए अपने संघर्ष का समाधान चाहता हूं, लेकिन यह अभी भी 400 साल से अधिक भविष्य में है। यदि आप उससे पहले ही इसे ठीक कर लेते हैं। सैलामेंडर ने अपनी बात जारी नहीं रखी। रीन ने थोड़ा सोचा। वह सच में अपने इलाज के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। ये कुछ स्थायी हो सकता था, या शरीर भविष्य में खुद को ठीक कर सकता था। आखिरकार उसने कभी किसी और के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। तुम्हारा नाम क्या है? फोकफर। रीन ने आगे कहा। ठीक है फोकफर, हम तुम्हारे और मेरे बीच एक छिपे हुए संदेश पर समझौता कर सकते हैं। फिर रीन और फोकफर ने वर्डलेम नेटवर्क में एक ऐसी जगह बनाई जिसे रीन कभी कभार चेक कर सकता था और जिसे कभी बंद नहीं किया जाएगा। जब तक फोकफर वहां कोई खास संदेश छोड़ता, रीन को पता चल जाता। उसके बाद रीन ने फोकफर का सीडी नंबर लिया और उसे सेव कर लिया। हालांकि उसने अपना खुद का नंबर नहीं दिया। अगर मुझे कभी आपका संदेश दिखाई देगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। और आपको नहीं पता कि मैंने आपके शरीर में कोई जाल बिछाया है या नहीं। बेहतर होगा कि आप इसका इस्तेमाल मेरे लिए जाल तैयार करने के लिए न करें। फोकफर का मुंह फड़क उठा, लेकिन वह वास्तव में जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मैं समझता हूं। अंत में वह मुड़ा और लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर के घोंसले में वापस उड़ गया। अगर वह बहुत देर तक रुका तो ये बहुत संदिग्ध हो सकता था। फोकफर को जाते देख केंचुकी को उसके लिए दुख हुआ। वह तो ये भी नहीं जानता कि प्रतियोगिता में कुछ न कुछ होने वाला है। रीन को इसकी उतनी परवाह नहीं थी। ठीक है, हमें भी नहीं। वैसे भी हम इस जगह से बहुत दूर निकल जाएंगे। उससे पहले हमें सिर्फ इतना खून चाहिए कि रोआन ड्रैगन ब्लड को परिष्कृत कर सके। अब चलो अगले स्थान पर चलते हैं। हमारे अगले ग्राहक को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 325 745 अध्याय 3156 बोतल। रीन और केंद्र की दूसरी जगह चले गए, जबकि रोआन दिव्य आत्मा आयामी क्षेत्र में लौट आया। उसके बाहर निकलने का रास्ता कहीं और तय हो जाने के कारण उसे अब बाहर रहने की जरूरत नहीं थी और उसने अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। चीजें वैसी ही हुई जैसा कि रीन ने कहा था। कुछ घंटों बाद एक और सैलामेंडर उस स्थान पर दिखाई दिया जो स्टेज 8 का था। हालांकि वह अकेला नहीं था। उसके पीछे स्टेज 5 से स्टेज 7 तक के सैलामेंडरों का एक छोटा समूह था। ये देखकर केंचुकी आश्चर्य करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वे हमें पकड़ने के इरादे से आए थे? रीन ने तुरंत उसे सही किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे ऐसा कुछ करने का इरादा रखते हों। क्या तुम भूल गए? हम आसानी से ट्रांजिशन रियल सैलामेंडर से बच गए, तो ये छोटा और कमजोर समूह हमें कैसे पकड़ पाएगा? इसके अलावा वे ये भी जानते हैं कि मैंने स्टेज 8 लावा रॉक गोलेम स्पिरिट को कैसे हराया। अगर यह आदमी और सैलामेंडर लेकर आता। सैलामेंडर जल्दी से अपने समूह के साथ उतरा। कुछ मादा थी, कुछ नर। फिर उसने उनके लिए बात की। मैं यहाँ हूँ, जैसा कि हमने सहमति व्यक्त की थी। हालांकि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही किया जाए। जैसा मैंने सोचा था। रीन मुस्कुराया और सिर हिलाया। आप जिस चरण में हैं वह निर्धारित करता है कि आपको कितना रक्त देना है। जुंटू, आप छठे चरण में हैं, इसलिए मुझे 80 लीटर रक्त चाहिए। ये प्रत्येक चरण में 20 लीटर कम है। जुंटू, जो कि जाहिर तौर पर सैलामेंडर रीन था, ने सैलामेंडर के घोंसले में बात की थी। उसे जो कुछ भी सुना वह पसंद नहीं आया। क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहे हो? पिताजी, हमें वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए। जुंटू के पीछे खड़े सैलामेंडर में से एक आगे आया और रीन को दुश्मनी भरी नजरों से देखने लगा। हमारे पास ड्रैगन ब्लडलाइन है, ये शर्मनाक है। चुप रहो। हालांकि जुंटू ये सुनना नहीं चाहता था। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने नहीं देखा कि इलाज के बाद एम्ब्रिसियो और गॉड के साथ क्या हुआ। अपना अभिमान त्यागो और स्वीकार करो। यह रीन को आसानी से पता चल गया था कि जुंटू का परिवार इस व्यापार को करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं था, इसलिए उसने हस्तक्षेप किया। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? जुंटू के बेटे ने आंखें सिकोड़ लीं। बच्चा, वह पहले से ही 100 साल से ज्यादा का था। फिर भी उसने जवाब दिया, हरफिन। रीन ने वहां से बात जारी रखी। ठीक है हरफिन, यहाँ आओ और मुझे पहले तुम पर काम करने दो। अगर तुम्हें जो दिख रहा है वह पसंद नहीं है तो मैं उपचार हटा सकता हूँ और तुम्हें कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इस तरह तुम अपना गौरव बनाए रख सकोगे। क्या ये ठीक रहेगा? हरफिन ने नाक भान सिकोड़ी। और किसने कहा कि मैं तुम्हें अपना काम पूरा करने के बाद जो तुमने किया था उसे पूर्ववत करने की अनुमति दूंगा? रीन ने कंधे उचकाए और जुंटू और उसके परिवार के बाकी लोगों की ओर इशारा किया। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि जुंटू और बाकी लोग भूल जाएंगे कि उन्हें कभी भी तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं मिलेगा। क्या तुम सच में उनके पतन का कारण बनने को तैयार हो? यह हरफिन ने अपने माता पिता और भाई बहनों की ओर देखा। मुझे बस इलाज खत्म करने की जरूरत है ना? ठीक है, मुझे दिखाओ कि क्या ये संघर्ष समाधान इतना अच्छा है। रीन ने सिर हिलाया और उपचार किया। हरफिन अभी भी स्टेज 5 पर था, इसलिए वह अभी तक मानव रूप भी नहीं ले सकता था। फिर भी संघर्ष सभी के लिए एक जैसा था। ये सिर्फ इतना था कि आपकी साधना जितनी अधिक होगी, यह उतना ही अधिक हानिकारक होगा। कुछ मिनट बाद रीन ने उपचार समाप्त कर दिया। ठीक है, आप शायद पहले से ही अंतर बता सकते हैं, लेकिन आप अपने भाई बहनों के खिलाफ इसे क्यों नहीं आजमाते? चलो देखते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके उपचार पर वापस जाऊं। दरअसल हरफिन पहले से ही अंतर बता सकता था और वह केवल स्टेज 5 पर था।
उसने अपनी बहन को देखा जो बड़ी थी लेकिन स्टेज 5 पर भी थी। इस बिंदु पर दोनों काफी हद तक बराबरी पर थे। दोनों जल्दी से आसमान की ओर उठे और अगले कुछ मिनटों तक वहीं लड़ते रहे। नहीं, ये बिल्कुल भी लड़ाई नहीं थी। हरफिन को अब कुछ भी नुकसान पहुंचाए बिना उसने अपनी बहन को पूरी तरह से तबाह कर दिया जब उसके खून के इस्तेमाल के कारण उसका संघर्ष भड़कने लगा। जब दोनों वापस नीचे आए तो रीन ने हरफिन से संपर्क किया। ठीक है, अब समय आ गया है कि तुम वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाओ। ड्रैगन किंग रेस का गौरव सिर्फ थोड़ी सी अतिरिक्त ताकत के लिए कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, है ना? हरफिन का पूरा शरीर कांप उठा और उसका शरीर लगभग सहज ही हिल गया और वह रीन से बहुत दूर कूद गया। वारुको, हम बातचीत करके सब कुछ सुलझा सकते हैं। जुंटू का परिवार अब तक स्पष्ट रूप से आश्वस्त हो चुका था, जबकि जुंटू को ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं लगा। उसे केवल इसे देखने का मौका मिला था, लेकिन उसका बेटा इस बदलाव का अनुभव करने में सक्षम था। अगर जुंटू केवल देखकर आश्वस्त हो गया था, तो हरफिन की तो बात ही छोड़ी, जिसने इसका परीक्षण किया था। चुप हो जाओ इससे पहले कि तुम हमें और भी बदनाम करो। इस आदमी ने अपनी सेवाओं के लिए हमारे अलावा प्रिस्टीन सैलामेंडर रेस से जीवन भर के स्पिरिट स्टोन लेने से इनकार कर दिया। उसे केवल हमारे खून की परवाह थी। तुम उसे और कुछ नहीं दे सकते जिसमें उसकी रुचि हो, बस उसे अपना खून दे दो। हरफिन को ये बदलाव बहुत पसंद आया और उसने अपने पिता से सुना कि यह एक स्थायी समाधान हो सकता है। फिर भी उसे अपना खून देने का विचार अभी भी गलत लगा। बेशक लाभ नुकसान से कहीं ज्यादा था। उसका अभिमान निश्चित रूप से इतना मूल्यवान नहीं था, लेकिन उसके पास एक इक्का था। क्या आप इसके बजाय इसे लेने में रुचि रखते हैं? हरफिन ने रीन को मना करने का समय नहीं दिया और अपनी स्पेटियल रिंग से एक वस्तु निकाली, एक बोतल जिसमें बहुत अधिक जमने वाली क्षमता वाला तरल पदार्थ था। बेशक रीन हरफिन द्वारा लाई गई किसी भी चीज को मना करने के लिए तैयार था। वह ऐसा क्या पेश कर सकता था जिससे रीन का ध्यान आकर्षित हो? दुर्भाग्य से रीन गलत था। जिस क्षण उसकी आंखों ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठी। तारांकन जोश, तारांकन। रीन एक पल के लिए गायब हो गया और फिर से प्रकट हुआ। इस बार हालांकि उसके हाथ में पहले से ही हरफिन की वस्तु थी। सैलामेंडर ने ये देखा और उन्हें इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। स्टेज 6 का वह दानव जानवर इतना तेज कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि जुंटू को भी रीन के साथ बने रहने में मुश्किल होगी और जुंटू स्टेज पर है। 8 हालांकि रीन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे यहाँ ये चीज मिल जाने पर बहुत खुशी हुई। अरे रॉन, देखो, हमें अपनी अगली स्टारलाइट बॉडी ब्रेकर थ्रू में इस्तेमाल करने के लिए यह चीज मिल गई है। ये फ्रीजिंग स्टार लिक्विड था। हालांकि जुड़वां अब अपने स्टारलाइट बॉडीज के ग्रेड को बढ़ाने के लिए किसी विशिष्ट वस्तु से बंधे नहीं थे, लेकिन मूल वस्तु होने से निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। काम अंत में रीन ने हरफिन की ओर से हिलाया। मैं तुम्हारा व्यापार स्वीकार करता हूँ। 325 746 अध्याय 3157 बाहर से आदेश। हरफिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि रीन ने उसकी बोतल उससे छीन ली। उसने कभी नहीं कहा कि वह सारा तरल पदार्थ देगा। ये बहुत बुरा है कि अब बहुत देर हो चुकी थी। हम तो ये बात है, लेकिन आपको मेरे परिवार के बाकी सदस्यों से भी खून नहीं लेना चाहिए। जुंटू उलझन में था। उसे नहीं पता था कि उसके बेटे में ये बीमारी है और उसे नहीं पता था कि यह क्या है। बेशक वह रीन के सामने इसके बारे में नहीं पूछेगा। उनके वापस जाने के बाद ऐसा करना बेहतर था। रीन को पता था कि उसके पास अभी भी कई अन्य ग्राहक हैं और वे जुंटू की तरह ही अपने परिवारों को भी ला सकते हैं। उस स्थिति में उसे मना करने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। कुछ भी हो, रीन को लगा कि अगर उसे रक्त मिला होता तो वह उसे कहीं ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहा था। हम बहुत बढ़िया, ये तरल पदार्थ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि रक्त से भी ज्यादा। मैं आपके परिवार पर भी काम करूंगा और रक्त नहीं मांगूंगा। जाहिर है सैलामेंडर ये सुनकर खुश हुए। किसी और चीज का व्यापार करना अच्छा था, बशर्ते वह उनके शरीर का कोई हिस्सा न हो, क्योंकि वे इसे शर्मनाक मानते थे। स्वाभाविक रूप से जुंटू भी इसी तरह के विचार रखते थे। रीन ने अगले 2 घंटों तक सभी पर काम किया, अपने खाली समय का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि वह अच्छा काम करे। जैसे ही उसने एक को खत्म किया, वह सैलामेंडर तुरंत हरफिन या किसी और से लड़ने के लिए आसमान में चला गया। अगर उन्हें पहले कोई संदेह था, तो अब उन्हें पूरा यकीन है कि यह सही फैसला था। ओह, रीन ने जुंटू को आखिरी के लिए छोड़ दिया। ठीक है, सीनियर जुंटू, हो गया। अब आपको 2 ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एम्ब्रेसियो और वॉट ने किया था। जुंटू को ये बात सिर्फ अपने शरीर को महसूस करके समझ में आ गई। फिर भी देखना ही विश्वास करना है। वह आसमान की ओर उठा और कमजोर होने से पहले 2 बार ड्रैगन रेस सिग्नेचर के हमले को छोड़ा। फिर भी आखिरकार अपने संघर्ष को हल करने के लिए उसका उत्साह देखना आसान था। हाँ, सोचिए एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे अपने वंश का उपयोग करते समय कोई दर्द महसूस नहीं होगा। रीन केंटकी की पीठ पर कूद पड़ा और सैलामेंडर की ओर हाथ हिलाया। ठीक है, हम सभी के लिए यही है। आशा है कि यह एक स्थायी समाधान होगा। जुंटू ने पीछे देखा कि रीन और केंटकी कहाँ थे, लेकिन वे पहले ही उड़ान भर चुके थे। केंटकी ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बहुत बड़ी आंधी पैदा हुई, जिसके बाद आध्यात्मिक भावना का विस्फोट हुआ। एक पल में रीन और केंटकी पहले से ही बहुत दूर चले गए थे। जुंटू को इससे और भी झटका लगा। अगर उसे शुरू में लगा कि रीन उड़ते समय बहुत तेज है, तो केंटकी ने उसका दिमाग पूरी तरह से तोड़ दिया। आखिर वे दोनों कहाँ से आए? हालांकि वह जानता था कि इस जगह पर जो कुछ हुआ था उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। आप सभी लोग सुनिए, ये दिन कभी नहीं हुआ। हम भोजन की तलाश में बाहर गए थे और बस इतना ही। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अगर दूसरों को पता चल गया कि हमने खून का सौदा करने की कोशिश की है, तो इसका क्या नतीजा होगा, भले ही हमने अंत में ऐसा न किया हो। हरफिन और बाकी लोग तुरंत सहमत हो गए। यह अभी भी एक तथ्य था कि कम से कम जुंटू अपना खून देने का इरादा रखता था। अंत में उनका परिवार वापस मुड़ा और सैलामेंडर के घोंसले में वापस उड़ गया। सेलेस्टियल सोल डायमेंशनल दायरे के अंदर रोआन ने फ्रीजिंग स्टार लिक्विड की बोतल पकड़ी। इस वस्तु को यहाँ पाना काफी आश्चर्यजनक है। यह मुझे लॉस्ट स्टार रियल में बिताए गए हमारे समय की याद दिलाता है। सिस्टर ओब ने उस समय के बारे में टिप्पणी की जब इतने साल पहले जुड़वां बच्चों ने उस आयामी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले यही तरल पदार्थ प्राप्त किया था। रीन ने उनके संपर्क के माध्यम से बाहर से टिप्पणी की, यह ऐसी वस्तु है जो केवल लॉस्ट स्टार दायरे में ही होनी चाहिए थी। नहीं, ये यहाँ कैसे आ गई? अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो लॉस्ट स्टार रियल्म ऑफ गॉड्स में एकमात्र स्थान नहीं था जहाँ इस तरल पदार्थ का उत्पादन किया जा सकता था। सिस्टर ऑब ने रीन को सही किया। रियल्म ऑफ गॉड्स में आपको इसकी फिर कभी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आपने इसे पहली बार प्राप्त करने के बाद इस तरल पदार्थ की तलाश नहीं की। अगर आपने ऐसा किया होता तो मुझे पूरा यकीन है कि आप रियल्म ऑफ गॉड्स में आसानी से इसे पा लेते। ठीक है, ये सच है। रीन ने सिर हिलाया। फिर भी लॉस्ट स्टार रियल्म को एक आयामी क्षेत्र माना जाता था जो स्वर्ग से वापस देवताओं के क्षेत्र में गिर गया था। क्या इस ग्रह पर कोई ऐसी ही जगह हो सकती है? कौन परवाह करता है? रोआन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाओ मेरा खून ले आओ ताकि मैं उसे परिष्कृत कर सकूं। एक बार जब हम शून्य तापन क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। रीन ने सिर हिलाकर हामी भरी और उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। वहां से आगे रीन और केंटकी अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर रुके। ज्यादातर सैलामेंडर अकेले आए, लेकिन कुछ अपने दोस्तों या परिवार के साथ आए। ड्रैगन किंग ब्लड का जमावड़ा बिना किसी परेशानी के जारी रहा। इस बीच अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर एक महल था जो अंतरिक्ष में तैरता हुआ हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। हालांकि ये महल अंडरवर्ल्ड स्वर्ग या दिव्य क्षेत्र में स्थित नहीं था। ये कहीं बीच में खड़ा था, जैसे कि वे तीन उच्च क्षेत्र इसकी उपस्थिति के योग्य हों। वास्तव में ये कहना गलत नहीं होगा कि तीनों उच्च लोकों में वास्तव में वह सब नहीं था जो इस महल को थामे रख सके। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इस ब्रह्मांड के स्वामी का महल है। महिला का नाम ट्राइग्लिया था, जो एक रीगल कैमाजोट थी। ये दिव्य रक्तरेखा वाली एक प्रकार की बैट डायमंड बीस्ट थी। हालांकि ट्राइग्लिया अपने रीगल रक्तरेखा के साथ केंटकी की तरह ही इससे ऊपर थी। वह एक सेलेस्टियल रियल्म इनिशियल स्टेज एक्सपर्ट भी थी। आमतौर पर सेलेस्टियल रियल्म में पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति ब्रह्मांड के अंदर नहीं रह पाता। हालांकि ट्राइग्लिया एक अपवाद थी। इसका कारण स्पष्ट था, वह इस ब्रह्मांड की स्वामी थी। इसके अलावा इस तरह का प्रतिबंध सभी ब्रह्मांडों पर लागू नहीं होता है। इस बात को छोड़कर ट्राइग्लिया ने अपना ज्यादातर समय साधना में बिताया, इस उम्मीद में कि एक दिन वह ईश्वरीय क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। यह उनके महल में ही था, जहां कहीं और कई विशेषज्ञ काम करते थे कि वर्डलेम नेटवर्क के माध्यम से वर्डलेम साम्राज्य मुख्य ब्रह्मांड से एक आदेश आया। 325 746 अध्याय 3158 एक नश्वर ग्रह। महल में काम करने वाले विशेषज्ञों में से एक विनोद को ही यह संदेश मिला था। मुख्य ब्रह्मांड से अभी तो 15 तारीख ही हुई है। वहां एक और आदमी इंडिका नामक एक आत्मा पहले से ही इसका आदि था।
मुख्य ब्रह्मांड ने बताया कि एक नया आक्रमणकारी प्रकट हुआ है, इसलिए वे उसका स्थान निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ हम नहीं हैं, सभी ब्रह्मांडों में ऐसी किसी भी चीज की तलाश की जा रही है जिससे पता चल सके कि वह आदमी कहाँ है। विनोद ने सिर हिलाया। हाँ, क्या हमें इसे अनदेखा कर देना चाहिए? इंडिका ने कहा, अगर हम ऐसा करते हैं और ट्राइबिया को इसके बारे में पता चल जाता है, तो हमारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। बस किसी को भेज दो और यह सब खत्म हो जाएगा। वह कौन सी जगह है जहाँ वे चाहते हैं कि हम इस बार जांच करें? विनोद ने जानकारी देखी। क्लोसल नाम का एक नश्वर ग्रह, ये दैवीय क्षेत्र और नश्वर क्षेत्र के बीच की सीमा के काफी करीब है। फिर भी यह एक नश्वर ग्रह है। इंडिका ने कहा, बस कुछ लोगों को भेज दो और यह काफी होना चाहिए। हालांकि उसे अचानक कुछ याद आया। रुको, यह एक नश्वर ग्रह है ना? सीनियर ट्राइबिया ने हमसे अनुरोध किया कि हम उसके वंशजों को कुछ अतिरिक्त काम दें ताकि वे सिर्फ इसलिए ज्यादा न हो क्योंकि वे एक ही जाति से हैं। फिर इंडिका मुस्कुराई, रिफिंडियो को वहां भेजो। रिफिंडियो, विनोद हैरान रह गया। अगर हम उसे इस काम का जिम्मा सौंप दें तो वह समाधान लाने की बजाय और भी परेशानी खड़ी कर देगा। वह अपने कम सांद्रता वाले वंश के साथ मूल रूप से बेकार है। वह अभी भी संक्रमण के दौर में है, भले ही उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई हो। बहुत सारे और ज्यादा उपयुक्त कैमाजोट्स बैट उपलब्ध हैं। बिल्कुल, इंडिका को यह पता था। हमारे लिए परेशानी खड़ी करने से बेहतर है कि इस बोझ को उठाकर किसी और का समय बर्बाद किया जाए। इसके अलावा चाहे उसका वंश कितना भी पतला क्यों न हो, यह अभी भी कैमाजोट्स वंश है। एक नन्हे नश्वर ग्रह के लिए ये पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। विनोद मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मूल रूप से ऐसा प्रबंध करो कि वह कुछ दशकों तक वहां रह सके, है ना? इंडिका जोर से हंसा। हा, तुम समझदार आदमी नहीं हो। ऐसे ही चलते रहो और मैं साल के अंत में तुम्हारे लिए बोनस का इंतजाम कर सकता हूं। विनोद की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपना ध्यान सामने लगी स्क्रीन पर लगाया। तुमने कहा, अपनी बात से पीछे मत हटो। महल में कहीं और एक कैमाजोट चमगादड़ एक अंधेरे स्थान में अकेला था। वहां एक संरचना के कारण कृत्रिम रूप से स्थान का विस्तार किया गया था, जिससे ये सभी दिशाओं में सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा हो गया। चमगादड़ बीच में स्थिर रहा, मुश्किल से हिल रहा था। अचानक उसका मुंह खुला और दिव्य ऊर्जा के साथ मिश्रित ध्वनि का एक विस्फोट सभी दिशाओं में फैल गया। वह ध्वनि विशेष थी क्योंकि केवल कैमाजोट्स बैठ जाती ही उसे सुन सकती थी। दिव्य ऊर्जा के जुड़ने के कारण ध्वनि सामान्य ध्वनि की तुलना में कई गुना अधिक गति से फैली और कुछ ही सेकंड में कई दसियों किलोमीटर की दूरी तय कर ली। उस ध्वनि ने सैकड़ों अलग-अलग लक्ष्यों को मारा जो उस अंधेरे स्थान में बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे और चमगादड़ के कानों तक वापस लौट आए। कैमाजोट चमगादड़ की इकोलोकेशन ने पूरी तरह से काम किया, जिससे उसके दिमाग में सभी लक्ष्य दिखाई दिए। आमतौर पर इस तरह के काम के लिए आध्यात्मिक या दिव्य संवेदना ज्यादा बेहतर होती है। हालांकि अगर दुश्मन किसी तरह से उन इंद्रियों या यहां तक कि आंखों से छिपा हुआ था, तो ध्वनि उन्हें प्रकट कर देती थी। अगले कुछ सेकंड में धातु जैसे कठोर कई रक्त भालों ने सैकड़ों लक्ष्यों पर वार किया। सटीकता लगभग पूर्ण थी, केवल कुछ ही चूक गए। बस बहुत हो गया, तभी उस स्थान पर एक आवाज गूंजी और पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया। ये सुनकर कैमाजोट्स बैट ने आंख भरी और अपने मानव रूप में बदल गया। उसने निराश होकर लक्ष्यों को देखा। उसे यह जानने के लिए प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। कई अन्य आकृतियां अंतरिक्ष में प्रवेश करती हैं। कुछ कैमाजोट्स बैट जैसी विशेषताओं वाले एक बूढ़े व्यक्ति का अनुसरण करती हैं। उन सभी की शक्ल सूरत एक जैसी थी। वह व्यक्ति उस बैट के पास गया जिसने अभी लक्ष्यों पर हमला किया था और उन्हें देखता रहा। अंत में बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। उसे टिप्पणी करने में भी कठिनाई हो रही थी। रिफिंडियो, तुम्हें अभी ही हार मान लेनी चाहिए। तुम्हारा इकोलोकेशन बहुत खराब है। लक्ष्यों तक पहुंचने और तुम्हारे कानों तक वापस आने में बहुत समय लगता है। तुम्हारे स्तर का कोई भी अन्य कैमाजोट्स बैट तुम्हारी दोगुनी गति से ऐसा कर सकता है और वे बहुत औसत हैं। तारांकन पफट, तारांकन। पीछे खड़े दूसरे कैमाजोट्स बैट्स ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। वे सभी स्टेज 7 या 8 पर हैं। फिर भी वे पहले से ही वही कर सकते थे जो रिफिंडियो ने अभी किया, या उससे भी बेहतर। वे एक भी निशाना चूकते नहीं और उन्हें किसी भी तरह से कैमाजोट्स बैट रेस का जीनियस नहीं माना जाता था। रिफिंडियो ने इस बात को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह पहले से ही इस तरह के व्यवहार का आदी था। मैं समझता हूं, सीनियर एल्वास्टो, हालांकि मुझे अभी भी अभ्यास करना चाहिए और साधना करनी चाहिए, इससे पहले कि मैं बहुत पीछे रह जाऊं। अन्यथा मुझे आवंटित संसाधन और भी कम हो जाएंगे और वे इस समय लगभग नगण्य हैं। वहां के वरिष्ठ कैमाजोट्स बैट एल्वास्टो को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यह आपकी समस्या है। किसी भी मामले में मैं आज के लिए इको चैम्बर का आपका उपयोग बंद कर रहा हूं। रिफिंडियो हैरान रह गया, लेकिन मुझे एक और घंटा मिलना चाहिए था। बस हो गया। एल्वास्टो, जो महल में बहुत ऊंचे पद पर था, उस असफलता की शिकायत नहीं सुनना चाहता था। बस बाहर जाओ और कहीं और अकेले अभ्यास करो। इको चैम्बर को उन लोगों के लिए छोड़ दो जो इससे लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मैंने इसके लिए भुगतान किया है। रिफिंडियो इसे जाने नहीं दे सका। तारांकन जोश, तारांकन। रिफिंडियो की दिशा में एक स्थानिक अंगूठी उड़ी। ये पीछे खड़े युवा कैमाजोट्स बैट्स में से एक था जिसने उसे उस पर फेंका। बस कुछ दिव्य पत्थर, इसमें क्या चिंता की बात है? अगर मुझे यहां से बाहर निकलने के लिए इतना ही भुगतान करना है तो ऐसा ही हो। एल्वास्टो ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बस अब तुम चले गए। न केवल तुम कुछ समय के लिए चैम्बर का उपयोग करने में सक्षम हो, बल्कि तुम्हें अपने पत्थर भी वापस मिल गए। अब जाओ, मुझे अभी भी यहाँ इन बच्चों का आकलन करना है। रिफिंडियो ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन फिर बस आहें भर लीं। अगर वह यहीं रहने पर आ रहा तो इसे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि उसे पीटा जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई भी एक शब्द भी नहीं कहेगा। अचानक उसके संचार उपकरण को एक संदेश मिला। एक नश्वर ग्रह। 325 747 अध्याय 3159 दो पक्षी। रिफिंडियो प्रतिध्वनि कक्ष से बाहर आया और संदेश को करीब से देखा। बदले में एम्पायर मेन यूनिवर्स के आदेशानुसार तथा ट्राइबिया सुप्रीम पैलेस के कमांडिंग सेंटर द्वारा अधिकृत रिफिंडियो कैमाजोट्स बैट को क्लोजल प्लैनेट में पहचान की चोरी के आरोपों की जांच करनी है। रिफिंडियो को किसी भी कीमत पर समस्याओं का स्रोत खोजना होगा। मिशन पूरा होने तक मॉडल रियल से वापस लौटने की अनुमति नहीं है। रिफिंडियो के चेहरे पर उदासी छा गई। यह क्या बकवास है? हालांकि संदेश यही समाप्त नहीं हुआ। इस मिशन से इनकार करने या भागने का कोई भी प्रयास विश्वासघात के रूप में लिया जाएगा। आपकी वेवलेम स्टोन आईडी वेवलेम एम्पायर सिस्टम में ब्लॉक कर दी जाएगी, जिससे आपके लिए वेवलेम एम्पायर के अंदर किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी तरह की खेती की ऊर्जा को अवशोषित करना संभव हो जाएगा। ये सजा अपरिवर्तनीय और स्थायी है। रिफिंडियो को लगा कि उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई है। वह कैसे नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा था? किसी भी कारण से वह कैमाजोट्स बैट ब्लड की सबसे कम सांद्रता के साथ पैदा हुआ था, जो कि ट्राइबिया के ब्रह्मांड के स्वामी बनने के बाद से कभी नहीं देखा गया था और वह लाखों साल पहले था। वह कोई हाइब्रिड या ऐसा कुछ नहीं था। वह एक शुद्ध कैमाजोट्स बैट था, लेकिन बहुत बदकिस्मत। उसके शरीर को बेहतर बनाने के लिए गोली और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वे केवल कुछ ही कर सकते थे। उदाहरण के लिए, महल में रोआन की रक्त सुधार गोली जैसी गोलियां उपलब्ध थी, जिन्हें रिफिंडियो पहले ही ले चुका था। अगर वे गोलियां और अन्य तरीके न होते तो वह आपकी तुलना में और भी बदतर होता। दुर्भाग्य से रिफिंडियो पर अधिक संसाधन बर्बाद करना इसके लायक नहीं था। आखिरकार सुप्रीम पैलेस में बहुत सारे कैमाजोट्स बैट थे। उसके खराब शरीर के कारण उसकी खेती के लिए आवंटित संसाधनों में भी कई बार कटौती की गई। आजकल उसे खेती के लिए कोई संसाधन नहीं मिलता। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसे पूरी तरह से काट देने की योजनाएं हैं। यह उसके बड़े प्रयास के कारण ही था कि उसने कुछ पाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की। अन्यथा उसे बहुत पहले ही काट दिया गया होता। वह न्यूनतम आवश्यकताओं को कैसे प्राप्त करने में कामयाब रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि वह अक्सर दिव्य पत्थरों जैसे अधिक संसाधन अर्जित करने के लिए पागलपन भरे मिशनों पर निकल जाता था। खैर, ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह इस महल में रहता था, वह स्थान जहां इस ब्रह्मांड के लगभग सभी विशेषज्ञ अंदर कदम रखना चाहते थे। रिफिंडियो की उम्र सिर्फ 35 साल है, लेकिन वह पहले से ही मिडिल स्टेज ट्रांजिशन रियल में है। किसी भी नश्वर ग्रह पर इसे एक राक्षसी उपलब्धि माना जाएगा। ये बहुत बुरा है कि कैमाजोट्स बैट रेस में इसे वाकई बहुत बकवास माना जाता है। सबसे खराब संभावनाएं 10 साल पहले ही उसके स्तर पर आ चुकी होंगी। अब संयोग से उन्हें मुख्य ब्रह्मांड से एक नश्वर ग्रह की जांच करने का अनुरोध प्राप्त हुआ। रिफिंडियो जितना भी बुरा है, वह अभी भी कैमाजोट्स बैट रेस का सदस्य है। पैलेस और ब्रह्मांड के अनगिनत मिशनों और अन्य मुद्दों का ख्याल रखने वाले विशेषज्ञ कभी भी उसके वंश के किसी व्यक्ति को नश्वर ग्रह पर नहीं भेजेंगे। खैर, ये केवल तभी मामला था जब यह कोई यादृच्छिक अनुरोध था।
हालांकि मुख्य ब्रह्मांड अनुरोध ने उन्हें अभी के लिए रिफिंडियो से छुटकारा पाने का सही बहाना दिया। जब तक रिफिंडियो वापस आएगा तब तक वह इतना पीछे रह जाएगा कि उसे पूरी तरह से त्याग दिया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो महल ये दिखावा कर सकता है कि उन्होंने कैमाज़ोट्स बैट रेस के सदस्य को भेजकर मुख्य ब्रह्मांड के अनुरोध को बहुत महत्व दिया है। साथ ही वे कैमाज़ोट्स बैट रेस के उपद्रव से भी छुटकारा पा सकते हैं। ये और भी बेहतर होगा यदि रिफिंडियो ने मना कर दिया या भागने की कोशिश की। वे बेदिलियम एम्पायर सिस्टम का उपयोग करके उसकी खेती करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने की बात करें। रिफिंडियो ने निश्चित रूप से इसे समझा। भले ही वह उपेक्षित हो, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि उसकी स्थिति के कारण बेदिलियम एम्पायर सिस्टम कितना शक्तिशाली था। कोई किसी और की बेदिलियम स्टोन आईडी का उपयोग कर रहा है। उसकी नजर में यह संभव था। इसका मतलब यह भी था कि इस जांच में सालों या दशकों भी लग सकते थे। नश्वर क्षेत्र में रिफिंडियो के पास अवशोषित करने के लिए कोई दिव्य ऊर्जा नहीं होगी। यदि वह पहले से ही अपने मिशनों से दिव्य ऊर्जा और अपने इनाम दिव्य पत्थरों के साथ मुश्किल से काम चला रहा था, तो आध्यात्मिक ऊर्जा और इसकी भरपाई के लिए दिव्य पत्थर तक पहुंचना होने के बारे में क्या? उसका गिरना तय था। मुख्य ब्रह्मांड अनुरोध महल के उच्च अधिकारियों के लिए अधिक उपयुक्त समय पर नहीं आ सकता था, और रिफिंडियो के लिए इससे भी बुरा समय। वे कमीने। रिफिंडियो लगातार कोसता रहा। वह सिर्फ कमांडिंग सेंटर जाना चाहता था और जिसने भी उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था, उसे पीटना चाहता था। बेशक वह कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह इतना कमजोर है कि बिना किसी उचित कारण के उस जगह के करीब भी नहीं जा सकता। रिफिंडियो को शांत होने में कुछ मिनट लगे, लेकिन अंत में उसने एक बार फिर अनुरोध पर गौर किया। अगर मैं नहीं जाता तो मैं फिर कभी खेती नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं जाता हूं तो मुझे और भी ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के बाद मुझे निश्चित रूप से महल से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इसे पूरा भी कर लेता हूं, जहां तक मुझे पता है मैं इस मामले की तह तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। रिफिंडियो को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह समस्या की जड़ को समझ गया। न जाना निश्चित नुकसान है। साधना अवरुद्ध हो जाएगी और वह समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर यदि वह जाता है तो वह इस समस्या को हल करने में सक्षम हो सकता है, भले ही इसमें बहुत लंबा समय लगे। निश्चित रूप से वह अंत में महल से बाहर हो जाएगा, लेकिन वह कम से कम उच्च लोकों में वापस आ सकता है और सामान्य रूप से साधना कर सकता है। रिफिंडियो ने गहरी सांस ली। कई सालों तक दुर्व्यवहार का अंत दो तरह से हो सकता है। आत्मविश्वास की पूरी कमी या कठोर भावना। रिफिंडियो बाद वाला था। तथ्य यह है कि वह अपने खराब वंश के साथ संसाधन आवंटन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सक्षम था। यह उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। ऐसा ही हो, शायद अंत में महल से अलग होना इतना बुरा नहीं है। रिफिंडियो ने जल्दी से अपनी सारी बचत इकट्ठी की, सब कुछ दिव्य पत्थरों के लिए बदल दिया और प्रस्थान करने से पहले उन्हें अपनी स्थानिक अंगूठी में डाल दिया। अगला गंतव्य क्लोजल प्लैनेट। 325 747 अध्याय 3160। यही रहो। कई दिनों बाद क्लोजल प्लैनेट में वापस रीन ने अभी एक और ट्रेडिंग पूरी की थी। हिक्स ने स्टेज 8 पर एक और सैलामेंडर के संघर्ष के मुद्दे को ठीक किया, जिसके बाद उसे आवश्यक रकम का भुगतान किया गया। आगे बढ़ो, इसे आजमाओ, रीन ने कहा। सैलामेंडर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूं जिसके साथ आप इस तरह का सौदा कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त को आपने पहले भी देखा था। मैं भी फर्क महसूस कर सकता हूं, इसलिए मुझे पता है कि यह सही है। कम से कम कुछ दशकों के लिए। अगर स्थायी नहीं है तो क्या यह सही है? रीन ने तुरंत पुष्टि की। यह बिल्कुल सही है। हमें कुछ दशकों में ही पता चलेगा कि यह स्थायी है या नहीं। अगर यह आरामदेह है तो मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं कहूंगा कि यह स्थायी होने के बजाय स्थायी होने की अधिक संभावना है। सैलामेंडर को इस बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं हुआ। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। ठीक है, अगर भविष्य में मुझे आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ी तो हम आपसे संपर्क करने के लिए आपके बताए गए तरीके का इस्तेमाल करेंगे। जरूर। रीन ने सभी के लिए यही तरीका अपनाया। बस वहां एक संदेश छोड़ दो और मैं अपनी तरफ से तुमसे संपर्क करूंगा। सैलामेंडर ने व्यवस्था स्वीकार कर ली और कुछ ही देर बाद वहां से चला गया। आखिरकार रीन को अपना ध्यान कहीं और लगाने की आजादी मिल गई। तारांकन जोश। तारांकन। रीन बाहरी दुनिया से गायब हो गया और दिव्य आत्मा आयामी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसे रोहन को सौदों के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि रोहन पहले से ही अपने कड़ाही के सामने था। उसके बगल में हवा में खून का एक विशाल तालाब तैर रहा था। कैसा है? हमारे पास लगभग 3000 लीटर है। निश्चित रूप से यह पर्याप्त होना चाहिए, है ना? रोहन ने एक पल के लिए रीन की ओर देखा और फिर अपना ध्यान कड़ाही की ओर लगाया। जैसा कि मैंने पहले बताया, समस्या ये थी कि उनका रक्त बहुत पतला है। हालांकि वास्तव में बहुत सारा खून है। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो 2 गोलियों से ज्यादा के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सुरक्षा जाल रखना हमेशा अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। रीन बगल में बैठा रोहन को काम करते देख रहा था। कितना समय लगेगा? रोहन ने कड़ाई पर कुछ रासायनिक रून छुए, उसके नीचे की आग को नियंत्रित किया और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। यह एक धीमी प्रक्रिया है। रक्त फ्लड ड्रैगन का 1% भी नहीं है। प्रक्रिया में रक्त को नुकसान पहुंचाए बिना इसे परिष्कृत करने और फिर अलग करने में 6 दिन लगेंगे। रीन को इसमें कोई खास दिक्कत नहीं दिखी। 6 दिन? हम पहले ही हजारों साल से जी रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। रोहन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। एक कड़ाही में 6 दिन लगते हैं? अच्छा, बकवास। रीन को समझ में आ गया कि चीजें कभी इतनी आसान नहीं होती। उसने कड़ाई की तरफ देखा, जो खून का 100वां हिस्सा भी नहीं रख सकती थी। सारा खून प्रोसेस होने में कितना समय लगेगा? रोहन ने थोड़ा सोचा। मैं अपने स्तर पर केवल एक ही कड़ाही को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने की आदत नहीं है, इसलिए जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी मैं बेहतर होता जाऊंगा। मैं कहूंगा कि लगभग 2 साल। ये लगभग सही होना चाहिए। ओह, रीन ने राहत की सांस ली। 2 साल अभी भी इतने लंबे नहीं थे। रीन को देखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वह बता सकता था कि जांगेशु किनारे पर बंद हो रहा था। उस आदमी ने आखिरकार ब्लड रिफॉर्मेशन के दर्द से गुजरना बंद कर दिया था। चूंकि उसका शरीर बहुत खराब था, इसलिए प्रक्रिया में और भी ज्यादा समय लगा और यह फोलियाना या लिटिल फिशर की तुलना में और भी ज्यादा दर्दनाक था। तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम्हें दर्द में मजा आया? जांगेशु का मुंह फड़क उठा और वह आगे की ओर झपटा तथा रीन को लात मारने की कोशिश करने लगा। तारांकन झपटना। तारांकन। बहुत बुरा हुआ कि रीन को सिर्फ अपना हाथ पीछे उठाना पड़ा। उसने आसानी से जांगेशु के पूरे जोर के वार को पकड़ लिया और फिर उस आदमी को चिथड़े की गुड़िया की तरह दूर फेंक दिया। लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, फिर हम शुरू कर सकते हैं। सिस्टर ओब ने रीन को वहीं रोक दिया। वह सो गया। रीन ने जांगेशु की ओर देखा और निश्चित रूप से ये 100% विफल हो गया था। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल उसकी को जमीन पर उतारने की कोशिश में किया, जो बुरी तरह विफल रही। उस समय के बाद वह अंततः अपनी थकान के आगे झुक गया। हाँ, खैर, गोली के असर के कारण उसे पिछले कई दिनों से बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाया। फिर भी क्या मेरे शिष्य का मुझे हराने की कोशिश करते रहना वाकई ठीक है? रोहन ने सिर हिलाया। जब कोई तुम्हें पीटना चाहे तो ये हमेशा ठीक है। ये चीजों का स्वाभाविक क्रम है। तुम्हारी गांड। रीन ने गाली देते हुए कहा। फिर भी उसने उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। 2 साल? क्या हमें इस बीच सिर्फ खेती करनी चाहिए? हम पहले अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, रोहन ने टिप्पणी की। साधना के अंतिम कुछ दिनों के साथ रोहन उन्हें आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की सीमा तक ले आया था, इसलिए अब वे संघ क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। तो फिर चलो हम ऐसा ही करते हैं। रीन को इससे कोई परेशानी नहीं थी। केंटुकी उनके साथ शामिल हो गया और तीनों ने उनके विभिन्न पत्थरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। केंटुकी को मिली सारी ऊर्जा मूल रूप से जुड़वा बच्चों को भेजी गई थी। वे पहले से ही जानते थे कि यह कैसे करना है, इसलिए यह इतना मुश्किल नहीं था। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों आध्यात्मिक पत्थर धूल में बदल गए और जुड़वा बच्चों के शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। उनकी साधना तेजी से बढ़ी। संघ क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में स्थिर हो गई। उसी समय केंटुकी की साधना का एक हिस्सा अनलॉक हो गया, जिससे वह एक बार फिर चरण 7 तक पहुंच गया। ओह, रीन ने अपनी मुट्ठी खोली और बंद की, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया, जो अब बहुत अधिक मजबूत थी। मुझे लगता है कि यह आखिरी क्षेत्र है जिसे हम गोलियां लेने से पहले हासिल करेंगे। उसके बाद हम सीधे शून्य टेम्परिंग क्षेत्र में चले जाएंगे। केंटुकी की आंखें चमक उठी। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाती मुझे और खेती करने की जरूरत नहीं है? रोहन, जाहिर है इसकी अनुमति नहीं देगा। चुप रहो और अधिक आध्यात्मिक पत्थर पकड़ो। हम गोलियों पर निर्भर हैं, लेकिन हम इस बदलेम साम्राज्य के कानूनों को नहीं जानते हैं। शायद गोलियां भी काम न करें। अगर ऐसा है तो साधना जारी रखना बेहतर है। ये तुम्हारे और मेरे लिए दोनों पर लागू होता है। रोहन ने फिर कड़ाई की ओर देखा, उठकर शोधन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए। वह अगले 2 सालों में अनगिनत बार ऐसा करेगा। चलो अब कोई जोखिम नहीं लेते और अभी यहीं रहते हैं।
3 to 5 747 अध्याय 3161 रिफिन्यो का आगमन। जुड़वा बच्चों के अपने दिव्य आत्मा आयामी क्षेत्र के अंदर होने के कारण कोई भी उनका एक भी निशान नहीं पा सका। किसी समय लावा प्रिस्टीन के बारे में कुछ जानकारी मिली थी सैलामेंडर, लेकिन इसे अंततः त्याग दिया गया क्योंकि ये दानव जानवरों का सौदा था। इंक्विजिशन हॉल जिन लक्ष्यों की तलाश कर रहा था वे मानव जाति से थे, इसलिए यह बिल के लायक नहीं था। इसके अलावा सैलामेंडर इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसा लगता था कि वहां जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ शर्मनाक क्षण शामिल थे। इंक्विजिशन हॉल ने अपनी खोज जारी रखी, हर जगह जानकारी फैलाई। ये बहुत बुरा था कि उन्हें ज़ांगेशु या रिंग को मदद पाने वाले समूह सहित एक भी सुराग नहीं मिला। बस इसी तरह 2 महीने और बीत गए। इंक्विजिशन हॉल के ग्रह पर कुछ प्रमुख स्थान थे जिनमें से मुख्य दोलेई महाद्वीप व्यांजन देश में इंक्विजिशन हॉल था। ये इंक्विजिशन हॉल उनका मुख्यालय था और यह मूल रूप से सभी तरफ 1000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में एकमात्र मानव निर्मित निर्माण था। इंक्विजिशन हॉल द्वारा किसी भी अन्य शक्ति को उनके मुख्यालय तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि वहां की इमारतें इतनी बड़ी थी। इंक्विजिशन फोर्जिंग हॉल मूल रूप से इंक्विजिशन हॉल की एकमात्र शाखा थी जो कई विशेषज्ञों से निपटती थी। बाकी सभी केवल इंक्विजिशन हॉल के सदस्यों के लिए आरक्षित थे और इंक्विजिशन हॉल में कभी इतने सारे लोग नहीं थे। उनकी इमारत सिर्फ 5 किलोमीटर तक फैली हुई थी जो ग्लोजल ग्रह पर किसी भी आम शहर की तुलना में काफी छोटी थी। बड़े शहरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ काम करने वाले ज्यादातर लोग सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के प्रभाव में थे, ठीक वैसे ही जैसे कार्य के मृतक भाई थे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। इंक्विजिशन हॉल में वर्लेम साम्राज्य के ही 3 प्रतिनिधि थे जो ग्रह के बाहर से आए विशेषज्ञ थे। वे मूल रूप से एकमात्र ऐसे लोग थे जिनके पास पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा थी। इंक्विजिशन हॉल मुख्यालय में दोपहर का समय था जब एक अंतरिक्ष यान वायुमंडल में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी और इंक्विजिशन हॉल की स्थिति को देखते हुए कभी-कभी बाहर से कुछ अंतरिक्ष यानों का आना सामान्य बात थी। हालांकि यह एक अलग था। इस पर सर्वोच्च महल का प्रतीक था, वही स्थान जहां पौराणिक त्रियाबिया ब्रह्मांड के स्वामी रहते थे। मुख्यालय के ऊपर तैरते हुए 3 उच्चतर बुजुर्ग सम्मानजनक भावों के साथ अंतरिक्ष यान के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। जब अंतरिक्ष यान अंततः उतरा तो वे 3 बुजुर्ग सर्वोच्च महल के प्रतिनिधि का स्वागत करने के लिए नीचे आए। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, जो बाहर आया वह कोई और नहीं बल्कि रिफिन्यो था, जिसे कैमाज़ोट्स बैट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद कई अधीनस्थ थे जिन्हें उसके साथ आने के लिए अंतिम क्षण में चुना गया था। वे कुछ खास नहीं थे, लेकिन चूंकि रिफिन्यो भी कोई खास नहीं था, इसलिए वे इस काम के लिए बिल्कुल सही थे। उनके लिए सिर्फ ये तथ्य कि वे कुछ समय के लिए इस कैमाज़ोट्स बैट की सेवा कर सकते थे, उनके भविष्य के लिए पहले से ही बहुत बढ़िया होगा। मास्टर रिफिन्यो, क्या ये सच में ठीक है कि हमें इस नश्वर ग्रह पर भेजा गया है? उनमें से एक ग्लूविन नामक व्यक्ति ने रिफिन्यो से पूछा। ये दिव्य कैमाज़ोट्स बैट जैसी जाति के लिए समय की बर्बादी जैसा लगता है। रिफिन्यो ने उसे घूरकर देखा। अपना मुंह बंद करो, ये वेदलेम साम्राज्य मुख्य ब्रह्मांड से एक सीधा अनुरोध है। क्या तुम ये कह रहे हो कि वेदलेम साम्राज्य ही गलत है? ग्लूविन कांप उठा। माफ करना मास्टर रिफिन्यो, ये छोटा बच्चा गलत बोल गया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वेदलेम साम्राज्य मुख्य ब्रह्मांड कभी भी कोई अर्थहीन कार्य जारी करे, खासकर कैमाज़ोट्स बैट के सर्वोच्च महल में। फिर भी क्या वे तीनों ही हमारे सहायक होने की उम्मीद कर सकते हैं? किसी और ने पूछा। एक महिला सफेद धारीदार सिल्वर टाइगर जिसका नाम क्वेसेसा था। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से तीनों बुजुर्गों की नींव की जांच की, उन्हें नीचे देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें एक नश्वर ग्रह की देखभाल करने के लिए भेजा गया था। भयानक खेती, ढीली नींव, बहुत पुराना और अभी भी संक्रमण क्षेत्र के चरम चरण में। यह आपकी दिव्य कैमाज़ोट्स जाति मास्टर रिफिन्यो के लिए बहुत अधिक शुद्ध अनादर है। महिला ने अपनी बात को छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, जिससे ग्लोजल प्लैनेट इंक्विजिट हॉल के उन तीनों नेताओं को अपनी मुस्कान बनाए रखना मुश्किल हो गया। फिर भी ये सच था कि उन्हें इस ग्रह पर इसलिए भेजा गया था क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की गई थी। वह ऐसा कह सकती है, लेकिन क्या वह भी यहाँ नहीं है? उन्होंने एक साथ सोचा। बेशक वे ऐसा कभी जोर से नहीं कहेंगे। उस मादा बाग की तुलना में उनकी स्थिति तो कहने लायक भी नहीं थी। हालांकि रिफिन्यो को इससे सहमत होना चाहिए। क्या उन बुजुर्गों को यहाँ त्यागने के लिए भेजा गया था? इससे वे खुद के जैसे ही लगते हैं। बस इतना है कि आसपास के लोग सुप्रीम पैलेस द्वारा रिफिन्यो को इस ग्रह पर भेजने के असली कारण के बारे में सच्चाई नहीं जानते। बस वे भी वेदलेम साम्राज्य के अधीनस्थ हैं और वे इस जांच के दौरान हमारे मुख्य समर्थक होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए कोई समस्या उत्पन्न हो। क्या आप सब समझ रहे हैं? हाँ मास्टर रिफिन्यो। रिफिन्यो के साथियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। वे सभी उससे अनुग्रह प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि इंक्विजिशन हॉल के वे 3 बुजुर्ग हैरान थे। उन्हें लगा कि कैमाज़ोट्स बैट के रूप में रिफिन्यो उनके साथ और भी बुरा व्यवहार करेगा। ये बताना अभी भी बहुत जल्दी था। फिर भी रिफिन्यो के साथ काम करना उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। उन 3 बुजुर्गों में से एक आगे आया। मैं ऑब्सेफियो हूं, जो ग्लोजल प्लैनेटम के इंक्विजिशन हॉल का प्रभारी हूं। हेड इंक्विजिटर, स्वागत है मास्टर रिफिन्यो। एक शुद्ध रक्त वाले कैमाज़ोट्स बैट का दौरा करना हमारा सौभाग्य है। मेरे बगल में ये 2 वाइस हेड इंक्विजिटर हैं जो मेरे अनुपस्थित रहने पर मेरी जगह काम करते हैं, पोक्लिडिस और जुट्रिन। रिफिन्यो ने उनकी ओर से हिलाया। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। अब चलो एक दूसरे का समय बर्बाद न करें। जितनी जल्दी हम इस चोरी हुए आईडी मुद्दे को सुलझा लेंगे, उतनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। ऑब्सेफियो ने सिर हिलाया और अब तक की अपनी जांच के परिणामों को बताना शुरू किया, जबकि वे मुख्यालय के अंदर वापस जा रहे थे। 3 to 5 747 अध्याय 3162 एक सप्ताह। एक हफ्ते बाद जुड़वा और केंटकी सामान्य रूप से रक्त के शोधन पर काम कर रहे थे। उनका जल्द ही बाहर आने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा रीन ने आखिरकार ज़ांगेशु को सर्किटरी फॉर्मेशन के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। उसने उसे सील और तावीज़ों के बारे में भी कुछ जानकारी दी। रीन को सील और तावीज़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन चूंकि वह एक बार दिव्यता क्षेत्र का विशेषज्ञ था, इसलिए उसने अब तक जो सील और तावीज़ देखे थे वे ज़ांगेशु द्वारा अध्ययन किए गए और उनके साथ काम किए गए सील और तावीज़ों से कहीं बेहतर थे। आप कह सकते हैं कि ज़ांगेशु की तुलना में रीन इन 2 नौकरियों में अभी भी बेहतर था। हालांकि रीन का उनके बारे में और अधिक जानने का कोई इरादा नहीं था। ज़ांगेशु स्पष्ट रूप से खुश था। पागलपन भरी मौत की ट्रेनिंग आखिरकार बंद हो गई थी। उसे पता था कि अब वह बहुत बेहतर है। उसका बिजली तत्व नियंत्रण शानदार था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सुचारू रूप से प्रसारित होती थी और उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता था, जो पहले से बहुत अलग था। एकमात्र चीज जो ज्यादा नहीं बदली थी वह थी उसकी सटीकता, जो रीन से मिलने के बाद से पहले से ही बहुत उच्च स्तर पर थी। रीन के पास कुछ आध्यात्मिक पत्थर थे जो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, जबकि उन्होंने सर्किटरी फॉर्मेशन रूम्स की कुछ अवधारणाओं को भी समझाया। तो आप समझे, भले ही बिना नियंत्रण खोए 4 चैनलों का उपयोग करना अकल्पनीय लगता है, लेकिन तथ्य यह है कि लाइटनिंग कन्वर्जन रूम के अंतर्संबंधों को इसे संभव बनाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसके लिए धन्यवाद। आप बिना किसी स्थान को खोए बातचीत की उच्च दर प्राप्त कर सकते हैं। ज़ांगेशु ने रीन के हाथों को देखा क्योंकि वे उस रूम को बना रहे थे। उसके लिए ये देखना मुश्किल था क्योंकि उसकी साधना बहुत कम थी और वह किसी विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग नहीं कर रहा था। फिर भी वह अपने दिमाग में इसकी तस्वीर बना सकता था, रीन के शब्दों के पीछे की अवधारणाओं को समझ सकता था। अगर ऐसा है तो क्या हम 8 चैनल कन्वर्जन रूम भी नहीं बना सकते? रीन ने हल्की मुस्कान दी। हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि इस ग्रह पर उपलब्ध सामग्री इतनी प्रतिरोधी नहीं है कि वह बिजली के बुझने का प्रतिरोध कर सके। मैं आपके लिए एक उदाहरण बना सकता हूं। बस एक बार जब आप इसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो ये तुरंत टूट जाएगा। अभी के लिए अपने साथ लाए गए उपकरण का उपयोग करें और देखें कि क्या आप 4 चैनल रूपांतरण रूम बना सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको अगले चरण दिखाऊंगा। रूपांतरण रूम का उपयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं, यह उनमें से एक नहीं है। ज़ांगेशु ने देखा कि रीन ने अपना रूम पूरा कर लिया है। अपने मन में तरीकों को उकेरते हुए साथ ही अपने खुद के सुधार करने की कोशिश भी कर रहा था। मैं इस पर काम कर रहा हूं। मुझे भी एक विचार आया है कि मैं इसे आजमाना चाहूंगा। एक बार जब मैं काम पूरा कर लूं तो इसे देखना। ज़ांगेशु जल्दी से दूसरे कोने में गया, अपने साथ लाया हुआ उपकरण निकाला और रीन के पूछे बिना ही अपना काम शुरू कर दिया। रीन को उस युवक को देखकर मजा आया। वह एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसे अभी अपना नया खिलौना मिला हो और वह उसे खेलना चाहता हो। ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो। रीन, सिस्टर ओब ने अचानक फोन किया। वर्लिम नेटवर्क पर एक नजर डालें।
रीन उत्सुक हो गया और उसने अपनी सीडी निकाली। सिस्टर ऑर्ड ने वेवलेंथ नेटवर्क सिग्नल को हर समय सेलेस्टियल सोल डायमेंशनल दायरे में प्रवेश करने की अनुमति दी। जब तक रीन अंदर थी, उसे यकीन था कि सीडी का इस्तेमाल जुड़वां बच्चों के स्थान का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उन्होंने जिन सीडी का इस्तेमाल किया था, उनकी आईडी अलग-अलग थी, इसलिए वेवलेंथ साम्राज्य को पहले ये पता लगाना होगा कि जुड़वां बच्चे किस नकली आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे, इससे पहले कि वे उनका पता लगाने की कोशिश करें। अब ये दिलचस्प है, रीन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। अरे रॉन, तुम भी देखो। रोआन, जो कड़ाई चला रहा था, ने बगल की ओर देखा और रीन की सीडी स्क्रीन पर दी गई जानकारी को देखा। दुनिया उत्साह से भरी हुई है क्योंकि दिव्य क्षेत्र से अगली यात्रा, जो हर 500 साल में एक बार होती है, फिर से होने वाली है। इस अवसर के दौरान हमारे सौर मंडल के ग्रहों में से एक को दिव्य क्षेत्र आगंतुक की मेजबानी के लिए चुना जाएगा, जो दुनिया के सभी विशेषज्ञों को पढ़ाने और प्रदर्शन करने में कुछ दिन बिताएंगे। रीन और रोआन ने इसके बारे में पहले भी कई बार सुना था। उदाहरण के लिए, विश्व विभाजन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु दिली ने बताया कि कैसे वह और विभिन्न शक्तियों के कई अन्य नेता पिछले बार आए दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को देखने के लिए एक पड़ोसी ग्रह पर गए थे। यह उस यात्रा के दौरान था जब दिली ने भाले के इरादे के 5वें चरण को देखा, जिसके कारण अंततः रीन और रोआन ने इसे सीखा और फिर दिली ने खुद भी। तो यह एक अर्धसहस्राब्दी घटना है। ओह, रोआन ने टिप्पणी की। हालांकि रीन को रोआन की ओर से कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखी। यह उदास चेहरा क्यों है? ये भी एक अच्छा अवसर है। किस लिए? देखने के लिए। रोआन ने फिर पूछा, अभी भी उदासीन। एक बार जब हमारी गोलियां खत्म हो जाएंगी तो हम खुद दिव्य क्षेत्र में जा सकते हैं, तो परेशान क्यों होना? स्पष्टतः ये दिव्य पत्थर हैं। रीन ने बाकी जानकारी बताई। सौरमंडल के सभी ग्रहों के इंक्विजिशन हॉल को सूचना मिली कि दिव्य क्षेत्र आगंतुक रैंक 2 दिव्य पत्थरों के कई बैच जारी करने का इरादा रखता है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इन दिव्य पत्थरों को कैसे वितरित किया जाएगा। हालांकि अगले सहस्राब्दी प्रतियोगिता के निकट आने के साथ किसी के हाथों में दिव्य पत्थर होने से किसी भी विशेषज्ञ को अपने विरोधियों पर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रीन ने आगे कहा, दिव्य पत्थरों की मदद से हम अपने शरीर को दिव्य परिवर्तन से गुजरने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अतीत में वापस जाते हुए किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बार जब कोई नश्वर उच्च क्षेत्र में पहुंच जाता है तो उसके शरीर को दैवीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनुकूलन से गुजरना पड़ता है। शैतानी ऊर्जा के लिए शैतानी परिवर्तन, स्वर्गीय ऊर्जा के लिए स्वर्गीय परिवर्तन आदि। ये सभी एक ही प्रक्रिया के अलग-अलग नाम थे। जुड़वां और केंद्र की अतीत में इससे गुजरे थे और जानते हैं कि उनके शरीर को अभी भी इसकी जरूरत है। रोआन ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा। दिव्य परिवर्तन कुछ ऐसा है जिसमें कुछ समय लगता है और यह जुड़वां बच्चों को इस दौरान कमजोर बना देगा। उन्हें अभी भी इस क्षण से गुजरना है, लेकिन यह निश्चित रूप से बेहतर होगा कि वे दिव्य क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही इससे निपट लें। ठीक है, आपको और कब पता चलेगा? रीन मुस्कुराया। यहाँ लिखा है कि विशेषज्ञ एक सप्ताह में आएंगे। 325 748 अध्याय 3163 पहचान की पुष्टि। हालांकि उस आयोजन के लिए चुना गया ग्रह क्लोसल नहीं था। जल्द ही खबर फैल गई कि सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित जायंटल ग्रह का उपयोग दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के आगमन की मेजबानी के लिए किया जाएगा। चुनाव हमेशा यादृच्छिक होता था और ये देखते हुए कि इस सौर मंडल में 7 बसे हुए ग्रह थे, आपके अपने ग्रह का चयन न होना सामान्य बात थी। हमेशा की तरह सभी 6 ग्रहों पर टेलीपोर्ट फॉर्मेशन तैयार किए जा रहे थे, उन लोगों के लिए जो दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को देखने के लिए जाना चाहते थे। आमतौर पर केवल संक्रमण क्षेत्र के लोग ही जाते थे क्योंकि टेलीपोर्ट के लिए आवश्यक स्पिरिट स्टोन की संख्या काफी अधिक थी। हालांकि यह कोई नियम नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सिर्फ उनके ट्रांजिशन रियल्म के बुजुर्गों के साथ लाया गया था। दूसरों के पास बस इतना ही था कि वे टेलीपोर्ट के लिए भुगतान कर सकें। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अन्य सरल प्रतियोगिताएं जीती थी, जहां पुरस्कार के तौर पर उन्हें इस इवेंट के लिए जाने का अवसर मिला था। किसी भी मामले में, हालांकि जाने वाले ज्यादातर विशेषज्ञ ट्रांजिशन रियल में थे, फिर भी आपके पास निचले रियल में काफी लोग थे। हालांकि जाने वालों के लिए एक नियम था। आमतौर पर सौर मंडल में ग्रहों के बीच यात्रा करना दुर्लभ था। कुछ यात्राएं अभी भी हर दिन होती थी, लेकिन प्रत्येक ग्रह पर रहने वाले जीवों की संख्या की तुलना में वह संख्या उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। जो कोई भी दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से मिलने जाने का फैसला करता है, उसे प्रस्तुति समाप्त होने के तुरंत बाद अपने ग्रह पर वापस लौटना पड़ता है। जब तक आपके पास विशेष अनुमति न हो, किसी नए ग्रह पर जाना प्रतिबंधित था। यही कारण है कि इन 7 ग्रहों के बीच की गई ज्यादातर यात्राएं सिर्फ व्यापार के लिए होती थीं और कुछ नहीं। जो लोग नियमों के विरुद्ध रहने की हिम्मत करते हैं, उनके वेवलेंथ स्टोन आईडी जो टेलीपोर्टेशन के समय दर्ज किए गए थे, वेवलेंथ एम्पायर सिस्टम के माध्यम से अवरुद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब यह भी था कि ये विशेषज्ञ फिर कभी खेती नहीं कर पाएंगे। इससे ये गारंटी मिलती है कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उन नियमों को तोड़ने की कोशिश करे। हर कोई हमेशा अपने ग्रहों पर वापस लौटना सुनिश्चित करता है। क्लोसल ग्रह में 5 शहर थे जिनके पास टेलीपोर्ट फॉर्मेशन थे, जो जायंटल ग्रह पर विशेषज्ञों को भेजने में सक्षम थे। जाहिर है, ये क्लोसल के 5 महाद्वीपों में से प्रत्येक के लिए एक शहर था। प्रत्येक महाद्वीप के 5 मुख्य शहर। टेलीपोर्ट फॉर्मेशन विशेषज्ञ के आने से 3 दिन पहले यात्रियों के लिए खुल जाता है और यह विशेषज्ञ के जाने के दिन तक खुला रहता है। साथ ही वापस लौटने की इच्छा रखने वालों के लिए कुछ और दिन भी खुला रहता है। अगर कोई चाहे तो स्पेसशिप का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग समय बचाने के लिए टेलीपोर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कीमत में कोई बदलाव नहीं होता। क्विंटन महाद्वीप के मुख्य दानव जानवर शहर फॉक्सटेल शहर में इस तरह के टेलीपोर्ट फॉर्मेशन में से एक पहले से ही विभिन्न दानव जानवरों के लिए तैयार किया गया था, जो इस बार जायंटल का दौरा करना चाहते थे। महाद्वीप पर अन्य दानव जानवर शहरों या विशेष दानव जानवर क्षेत्रों से जुड़े कई अन्य टेलीपोर्ट फॉर्मेशन थे और ये पूरे दिन सक्रिय रहे हैं। इनमें से एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन के जरिए ही एक कुत्ते जैसा दानव जानवर मानवीय रूप में सामने आया। इसके फर और आंखें सफेद थीं और यह स्टेज 7 के दानव जानवर जैसा दबाव दिखा रहा था। हालांकि यह कोई दुर्लभ चीज नहीं थी। इसे क्विंटन के उत्तरी भाग से गोस्ट स्नोवुल्फ के नाम से जाना जाता था, जो उस क्षेत्र में काफी आम था। ये बिल्कुल भी दिव्य रक्तरेखा वाली जाति नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका सम्मान किया जाता था क्योंकि इसके पास उत्तरी क्षेत्र में फैले अपने कुछ ट्रांजिशन रियल भेड़िए थे। ये भूतिया हिम भेड़िया अब तक दिखाई देने वाले कई दसियों में से एक था, इसलिए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी यह आदमी अलग था क्योंकि वह कोई राक्षस जानवर नहीं था। वह भूतिया हिम भेड़िया कोई और नहीं बल्कि रीन था, जिसने अपने शरीर के आकार को बदलने के लिए अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का इस्तेमाल किया था। रीन ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी दूर तक यात्रा की कि यह परिवर्तन एकदम सही था। उसने उत्तरी क्षेत्रों की यात्रा की और इनमें से एक भेड़िए को पकड़ लिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह अपने परिवर्तन के साथ इस भेड़िए की आभा को पूरी तरह से कॉपी कर सकता है, वह फॉक्सटेल सिटी की ओर चला गया। जहां तक रोन और अन्य लोगों की बात है, वे सभी दिव्य आत्मा आयामी क्षेत्र के अंदर थे। रीन, ये बोरिंग है, मुझे भी बाहर आने दो। केंटुकी ने डायमेंशनल दायरे से शिकायत की। नहीं कर सकते, रीन ने मना कर दिया। अगर तुम आओगे तो मुझे जायंटल ग्रह पर टेलीपोर्ट करने के लिए दोगुना मूल्य देना होगा। क्या तुमने मूल्य देखा भी? 100 रैंक 7 आध्यात्मिक पत्थर। जरूर, अगर हम प्रयास करें तो हम यह मूल्य काफी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय भी लगता है। बाहर मौज मस्ती करने के लिए इतनी राशि 2 बार क्यों खर्च करनी है? जब तक हम जायंटल नहीं पहुंच जाते तब तक रुको और फिर मैं तुम्हें बाहर जाने के बारे में सोच सकता हूं। बदलेम आईडी। अचानक एक आवाज रीन के कानों में गूंजी। रीन ने नीचे देखा और एक छोटे से दानव जानवर के हाथ में एक वेवलेम डिवाइस था। ये किसी भी सामान्य टर्मिनल के समान था जिसका उपयोग किसी के वेवलेम स्टोन आईडी की जांच करने के लिए किया जाता है। हम कब से शहर आगमन पर हमारी आईडी मांगते हैं? दानव जानवर ने समझाया। आमतौर पर हम ऐसा नहीं करते। हालांकि दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ कार्यक्रम के साथ तोड़फोड़ होने की संभावना है। यदि आप पिछले महीनों में किसी चट्टान के नीचे नहीं रहे हैं तो आपने शायद इंक्विजिशन फोर्जिंग हॉल के बारे में सुना होगा, है ना? तब से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खासकर दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के दौरे के मद्देनजर। यात्रा। रीन उलझन में पड़ गया। क्या यात्रा जायंटल में नहीं हो रही थी? मैं वहां जाने की उम्मीद से आया था। मैंने इसके लिए अपनी सारी बचत भी निकाल दी थी। तुम सही हो, छोटे लड़के ने रीन से सहमति जताई। लेकिन क्या होगा अगर? सही, इंक्विजिशन हॉल उस विशेषज्ञ के सामने बुरा दिखने का कोई मौका नहीं देना चाहता अगर वह हमारे ग्रह पर आने का फैसला करता है, या ऐसा हमें बताया गया था। मैं समझ गया। रीन ने सिर हिलाया और फिर अपना हाथ डिवाइस पर रख दिया। उसकी बदलेम स्टोन एनर्जी तुरंत उसमें प्रवेश कर गई, जिससे उसकी पहचान सामने आ गई। पहचान की पुष्टि। प्लूटो 325 748 अध्याय 3164 बहुत सुविधाजनक। ठीक है, बस इतना ही, आप जा सकते हैं, छोटे राक्षस जानवर ने कहा और पंक्ति में अगले व्यक्ति के पास चला गया।
रीन ने वहां समय बर्बाद नहीं किया और टेलीपोर्ट संरचना से बाहर आ गया। रोआन ने अपना निकास पिछले शहर में छोड़ दिया था, इसलिए यदि आवश्यक हो तो रीन सेलेस्टियल सोल डायमेंशनल दायरे में भाग सकता था और रोआन के साथ कहीं और बाहर आ सकता था। बेशक वह निकास तब तक मौजूद रहेगा जब तक रीन 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं चला जाता, जो उनकी सोल कनेक्शन रेंज थी। बाहर आकर रीन ने दूर स्थित विशाल टेलीपोर्ट संरचना की दिशा में देखा। दूसरे ग्रह पर भेजा जाने वाला टेलीपोर्ट स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा था और इसे ले जाने में बहुत अधिक लागत आएगी। हालांकि रीन सीधे टेलीपोर्ट संरचना की ओर नहीं गया। आप लोग क्या सोचते हैं? रीन ने आयामी क्षेत्र के अंदर सभी से पूछा। सिस्टर ओप सबसे पहले टिप्पणी करने वाली थी। ये वास्तव में सिर्फ एक टेलीपोर्ट संरचना है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। रीन ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि रोआन को संदेह था। दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की यह यात्रा उस समय से कुछ ज्यादा ही करीब लग रही थी जब उन्होंने फोर्जिंग हॉल को नष्ट कर दिया था। बेशक अब तक 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे और यह यात्रा उनकी यात्राओं के सामान्य कार्यक्रम के भीतर थी। फिर भी ऐसा समय साधना जगत के लिए कोई मायने नहीं रखता। रीन ने अपनी आध्यात्मिक भावना से उस संरचना को देखा जो सक्रिय होने वाली थी। आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हुई, उस पर मौजूद दानव जानवर प्रतीक्षा कर रहे थे और उसके बाद एक चांदी की रोशनी आई। अंत में वे गायब हो गए, सामान्य रूप से टेलीपोर्ट हो रहे थे, कुछ भी अजीब नहीं था। मुझे भी कुछ गलत नहीं दिख रहा है। बहनों, बस सुनिश्चित करने के लिए इसे हैक करने की कोशिश करो और मुझे टेलीपोर्ट संरचना के सभी रूम दिखाओ। इस पर हम बहुत करीब हैं और यह केवल एक प्रारंभिक स्वर्ण स्तर का गठन है। यह 1 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। रीन दानव जानवरों के शहर में घूम रहा था और विभिन्न दानव जानवरों को भी देख रहा था। दानव जानवरों के प्रभुत्व वाले महाद्वीप के रूप में शहर दुर्लभ थे, खासकर तब जब दानव जानवरों को केवल एक निश्चित चरण के बाद ही चेतना प्राप्त हुई। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें से कौन वेडेलियम स्टोन प्राप्त करेगा और कौन नहीं। लिसान यूनिवर्स मॉडल दायरे में समान ग्रहों की तुलना में इस ग्रह पर लिसान ग्रहों के 10वें हिस्से के भी साधक नहीं थे। फिर भी वे दानव जानवर काफी उत्साहित लग रहे थे। उनमें से ज्यादातर वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन किसी भी दूसरे शहर की तरह जहां इंटरप्लेनेटरी टेलीपोर्ट संरचना है, इस तरह के आयोजन से बहुत सारा व्यापार होता है। अंत में सिस्टर ओक की आवाज रीन के दिमाग में गूंजी। ठीक है, हो गया, देख लो। रीन रुक गया और अपनी आंखें बंद करने से पहले दीवार के सहारे अपनी पीठ टिका ली। जल्द ही सिस्टर और ने रीन के दिमाग में अनगिनत रून भेजे, उनके सभी विशिष्ट लक्षण और उनके भीतर प्रवाहित हो जाएं। वह कई मिनट तक ऐसे ही चलता रहा, उसे कोई परेशान नहीं कर रहा था। अंत में रीन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिला था। ये पूरी तरह से एक असली टेलीपोर्ट फॉर्मेशन है। इसके निर्देशांक भी जाइंटेल ग्रह पर लक्षित हैं। रोआन, जो अब तक सब कुछ सुन रहा था, थोड़ा सोचने लगा। तो जब हम पहुंचे तो कोई जाल नहीं था, केवल एक पहचान जांच थी जिसके बारे में आपने कहा था कि यह एकदम सही है। टेलीपोर्ट संरचना भी बिना किसी जाल के है। जांगेशु, जिसने भी बातचीत सुनी थी, ने टिप्पणी की। ठीक है, वे आपसे मनुष्य होने की उम्मीद कर रहे हैं, है ना? अगर वाकई कोई जाल था तो वह मानव जाति के महाद्वीपों में होगा। क्या इंक्विजिशन हॉल आपसे यह उम्मीद करेगा कि आप एक राक्षस जानवर होने का नाटक करने और राक्षस जानवर शहर में आने की क्षमता रखते हैं? रीन, रोआन और सिस्टर ओक को मानना पड़ा कि जांगेशु के शब्द सही थे। वास्तव में वर्ल्ड नेटवर्क ग्रह पर हमारे बारे में जानकारी क्या कहती है? रीन ने अपनी सीडी खोली और उसे फिर से चेक किया। उसने ऐसा कई बार किया था। मैं निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि वे शायद कुछ छिपा रहे होंगे। हालांकि पुरस्कार अभी भी वही हैं। फोर्जिंग हॉल में मेरी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के पकड़े जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो केवल पुरस्कार बड़े हैं। केंद्र की पहले से ही अपना धैर्य खो रहा था। आप सभी कब तक इंतजार करेंगे? दिव्य क्षेत्र से उस आदमी के गेंटेल में आने में केवल 3 दिन बाकी है ना? हमें बेहतर होगा कि हम चलें ताकि हम गेंटेल में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और तैयार रहें। सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि हम उस आदमी का अपहरण कर लें और उसके सभी दिव्य पत्थर ले लें। हमारे स्तर पर यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। तारांकन जोश, तारांकन। रीन ने इस संरचना पर बारीकी से नजर रखी, साथ ही इसकी रखवाली करने वालों पर भी ध्यान दिया। 3 घंटे बाद एक और टेलीपोर्टेशन हुआ और कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। एक बार जब मैं टेलीपोर्ट का उपयोग करता हूं तो हम निश्चित रूप से सिर्फ 1 मिलियन किलोमीटर से भी आगे भेज दिए जाएंगे। पिछले शहर में रोआन द्वारा छोड़ा गया निकास गायब हो जाएगा। मुझे जो भी ठीक लगे, रोआन ने ठंडे स्वर में कहा। दिव्य पत्थर अच्छे होंगे, लेकिन वे बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताया कि समय थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक लग रहा था। रीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अच्छा, जो भी हो, अगर हम हर एक संभावना से डरने लगे तो हमें साधक बनना छोड़ देना चाहिए और बाकी की जिंदगी के लिए छिपने के लिए कोई कोना ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद रीन ने अगले 3 घंटे शहर में बिताए जब तक कि अगला टेलीपोर्ट होने वाला नहीं था। वह वहां चला गया और लाइन में शामिल हो गया, जिसने थोड़ा ध्यान आकर्षित किया। संक्रमण क्षेत्र या चरण 8 से नीचे का कोई भी व्यक्ति आमतौर पर किसी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ के साथ होता था जो उनके लिए पैसे चुकाता था। खैर, यह सामान्य था, लेकिन इतना हास्यास्पद नहीं था। कुछ लोगों की पृष्ठभूमि समृद्ध थी, भले ही वे अकेले आए थे। दूसरों के पास किसी अन्य कारण से बहुत ज्यादा पैसे थे। रीन इन समूहों का हिस्सा लग रहा था। रीन ने टेलीपोर्ट फॉर्मेशन के प्रवेश द्वार पर जल्दी से सभी स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान किया। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखें और आध्यात्मिक भावना चारों ओर सब कुछ जांच रही थी। अंत में टेलीपोर्ट फॉर्मेशन सक्रिय हो गया जबकि रीन और सिस्टर और ने इस पर ध्यान दिया। बिना किसी संदेह के टेलीपोर्ट फॉर्मेशन ठीक से काम कर रहा था। तारांकन जोश, तारांकन। फिर रीन सभी अन्य दानव जानवरों के साथ गायब हो गया। हालांकि चेतावनी, स्थानिक विस्थापन का पता चला है। आगमन के निर्देशांक बदल दिए गए हैं। जब रीन ने ये सुना तो वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। टेलीपोर्ट 1 सेकंड से ज्यादा नहीं चला। फिर भी जब उसने टेलीपोर्ट पूरा किया तो वह जायंटल ग्रह के आसपास कहीं नहीं था। अच्छा, बकवास। 325 749 अध्याय 3165। जो भी हो, जुड़वा बच्चों को पहले भी इस तरह का संदेश मिला था। वापस जैस्मिन के ग्रह पर जब वे देवताओं के दायरे तक पहुंचने के लिए स्थानिक द्वार का उपयोग कर रहे थे तो उनका स्थानिक स्थानांतरण बीच में ही बदल गया। उन्हें दानव जानवरों के क्षेत्र में पहुंचना था, लेकिन वे इसके बजाय मानव जाति के क्षेत्रों में चले गए। हालांकि इस बार एक अंतर था। उस समय ये सिस्टम था जिसने उनकी मंजिल बदल दी थी। हालांकि अब रीन को दूर ले जाया गया था और सिस्टम का इसे कोई लेना देना नहीं था। सिस्टम ने केवल रीन को स्थानिक परिवर्तनों के बारे में चेतावनी दी थी। तारांकन जोश, तारांकन। रीन की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई और जब वह सामान्य स्थिति में लौटा तो उसने खुद को अंतरिक्ष के बीच में पाया जिसके चारों ओर दानव जानवरों का एक समूह था। जाहिर है कि यह वही समूह था जिसके साथ रीन टेलीपोर्ट हुआ था। स्टेज 7 में कोई भी व्यक्ति बिना किसी समस्या के अंतरिक्ष में रह सकता था, खुद को बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा इस समय हवा की कमी के बारे में किसी को कोई परवाह नहीं थी। वे सभी खो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। यह क्या है? एक संक्रमण क्षेत्र, दानव जानवर बोला। मैं पहले भी जाइंटेल जा चुका हूं, एक अन्य ने टिप्पणी की। और जहां तक मुझे याद है, जाइंटेल कोई खाली जगह नहीं बल्कि एक ग्रह था। उनकी टिप्पणियां चारों ओर सुनी जा सकती थी। वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करके शून्य के मध्य में आवश्यक कंपन उत्पन्न करते थे जिससे उनकी आवाज फैल सके। हालांकि उनके सवाल का जवाब आने में ज्यादा समय नहीं लगा। रीन की नजर एक निश्चित दिशा में घूमी जहां कुछ भी नहीं बल्कि और भी ज्यादा शून्य लग रहा था। हालांकि प्रकाश तत्व के प्रति संवेदनशील होने के कारण वह बता सकता था कि उस बिंदु से गुजरने वाले तारों का प्रकाश थोड़ा विकृत था। अचानक उस विकृति के आसपास का क्षेत्र बदलने लगा और एक अंतरिक्ष यान कहीं से भी प्रकट होने लगा। बेशक ये वास्तव में प्रकट नहीं हुआ था, ये केवल दूसरों को देखने के लिए खुद को दृश्यमान बना रहा था। सिस्टोब, रीन ने बस उसका नाम बोला। हाँ, आसपास की जगह को किसी दूसरी संरचना द्वारा सील कर दिया गया है। ये दिव्य स्तर पर है। थोड़ी देर के लिए वहां रुको जब तक मैं इसे काटता हूं। अंतरिक्ष यान से कई विशेषज्ञ बाहर आए। उन सभी ने आक्रामक उदाहरण लिए। संक्रमण क्षेत्र में आभा बिखेरी। कुछ ऐसे भी थे जिनकी आभा आध्यात्मिक ऊर्जा से नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से ढकी हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। जिन दानव जानवरों ने पहले शिकायत की थी उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये देखना आसान था कि उनके पास यहाँ कुछ भी करने का कोई मौका नहीं था। फिर उन विशेषज्ञों ने एक रास्ता खोला और एक और ट्रांजिशन रियल विशेषज्ञ बीच में से उनके पास पहुंचा। निश्चित रूप से वह विशेषज्ञ रिफिंडियो था जो कि उपेक्षित कैमाजोट्स बैठ था। अंत में बाकी विशेषज्ञों ने उसका पीछा किया और वे दानव जानवरों के ठीक सामने रुक गए। उस भूतिया हिमभेड़िए को छोड़कर मैं चाहता हूं कि आप सभी अंतरिक्ष यान में चले जाएं। हम आपको शीघ्र ही वापस क्लोजल ग्रह पर भेज देंगे, रिफिंडियो बोला। रीन ने अपने सिर के पीछे खुजलाया जबकि दानव जानवर जल्दी से उससे दूर चले गए।
वे सभी आश्चर्यचकित थे कि इस स्टेज 7 के दानव जानवर ने इन लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया होगा। बेशक वे इतने मूर्ख नहीं थे कि पूछने के लिए पीछे रह जाएं। अंततः केवल वीन और इंक्विजिशन हॉल एवं सुप्रीम पैलेस के विशेषज्ञ ही बचे। वीन ने विनम्र बनने की कोशिश की। मुझे माफ करें सर, क्या आपको मुझे यहाँ रोकने की कोई वजह है? मुझे नहीं लगता कि मैं आप में से किसी को जानता हूँ। रेफिन्यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओह चिंता मत करो, ये वास्तव में हमारी पहली मुलाकात है। फिर भी आपने और आपके साथियों ने निश्चित रूप से क्लोसल में बहुत परेशानी पैदा की है ना? आपने इंक्विजिशन फोर्जिंग हॉल को भी नष्ट कर दिया। प्रभावशाली, वास्तव में प्रभावशाली। वीन ने चौंकने का नाटक किया। मैं, मेरे साथी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने वर्डलेम नेटवर्क पर सूचना देखी थी कि इंक्विजिशन फोर्जिंग हॉल नष्ट हो गया है, लेकिन मैं तो बस एक भुतिया स्नोवुल्फ हूँ। मैं तो हथियार या कवच का भी इस्तेमाल नहीं करता। मेरा इससे क्या लेना देना हो सकता है? हाँ, रेफिन्यू जोर से हंसा। क्या सच में? अगर तुमने हमारी टेलीपोर्ट संरचनाएं नहीं ली होती तो मैं तुम्हारी पूंछ कभी नहीं पकड़ पाता। बहुत बुरा हुआ कि तुमने इसे ले लिया, इसलिए तुम्हारी पहचान उजागर हो गई। मुझे आश्चर्य है कि तुम जैसे उच्च स्तरीय विशेषज्ञ क्लोसल जैसे छोटे ग्रह पर क्या कर रहे थे। क्या तुम समझा सकते हो? उच्च स्तर। वीन और भी हैरान दिख रहा था। मैं सिर्फ स्टेज 7 का दानव जानवर हूँ। सरों की तुलना में मुझे उच्च स्तर का कैसे माना जा सकता है? मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, सर। तो तुम इनकार करने पर अड़े हो? ओह, रेफिन्यू ने निराशा में अपना सिर हिलाया। क्या तुम जानते हो कि हम क्यों निश्चित हैं कि तुम क्लोसल से नहीं थे? फिर रेफिन्यू ने अपना हाथ हिलाया और वीन की संरचना अचानक बदलने लगी। स्थानिक शक्तियां बंद हो गईं, जिससे वीन का स्थान दलदल जैसा लगने लगा। वह संरचना आध्यात्मिक और यहां तक कि दिव्य पत्थरों की एक बड़ी मात्रा का उपयोग कर रही थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीन वहां से भाग न सके। रेफिन्यू ने यह देखा और बिना किसी डर के पास गया। सच तो यह है कि जब तुम जाइंटेल ग्रह पर टेलीपोर्ट हुए थे तो हमने उसके ठीक बाहर एक संरचना तैयार की थी। मुझे पता था, बहन ओब ने कहा, क्योंकि वह संरचना में घुसती जा रही थी। रेफिन्यू ने, जाहिर है, कुछ भी नहीं सुना। उस संरचना का केवल एक ही उद्देश्य था, पॉकेट डायमेंशनल दायरे की उपस्थिति का पता लगाना। शिट, अब वीन को सब कुछ समझ में आ गया। वास्तव में पॉकेट डायमेंशनल रियल ऐसी चीज थी जिसे दूसरे विशेषज्ञ भी पहचान सकते थे, बशर्ते उनका स्तर समान या उससे ऊपर हो, और सेलेस्टियल सोल डायमेंशनल रियल भी इससे अलग नहीं था। बस इतना है कि इसे महसूस करने के लिए कम से कम शून्य टेम्परिंग रियल में किसी की जरूरत होती है। फिर भी रेफिन्यू ने एक संरचना के जरिए इसे हासिल किया। वीन के चेहरे पर डर और सम्मान गायब हो गया, ये जानते हुए कि उसकी पहचान खत्म हो गई है। क्लोसल जैसे नश्वर ग्रह पर किसी के पास पॉकेट डायमेंशनल रियल नहीं होना चाहिए। बुरा नहीं है बच्चे, तो अब क्या होगा? उसी समय वीन ने आग्रह किया, बहनों, ये कैसा है? ये संरचना मेरे आसपास के स्थान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं आयामी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। बस थोड़ा सा और। रेफिन्यू की रक्तरेखा सक्रिय हो गई और एक और रक्त भाला दिखाई दिया। उसने वीन की छाती पर निशाना साधा, अंत में आहें भरते हुए। तुम अच्छे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास सच में वेडलेम आईडी को नकली बनाने की शक्ति है या नहीं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरा यह मिशन खत्म हो जाएगा। तुम्हारे साथी, जिनके बारे में मुझे पता है कि वे तुम्हारे पॉकेट डायमेंशनल दायरे में छिपे हैं, वे भी तुम्हारे साथ मर जाएंगे क्योंकि पॉकेट डायमेंशनल दायरा रह जाएगा। बहनों, वीन ने घबराते हुए फिर से आग्रह किया, अभी तक वहां नहीं। हालांकि रेफिन्यू को इसकी परवाह नहीं थी। अलविदा। उसने अपना खूनी भाला पकड़ा और आगे की ओर बढ़ाया। उसने सीधे रीन के सिर पर निशाना साधा। रीन के शरीर और आत्मा को नष्ट करने के लिए अगर रोन बाहर आने की कोशिश करता तो उसे भी तुरंत मार दिया जाता। वह संरचना द्वारा स्थिर था, इसलिए वह केवल देख सकता था। बहनों, बकवास, जो भी होगा होगा। उस आखिरी क्षण में सिस्टर ओब ने अभिनय किया, लेकिन वह अभी तैयार नहीं थी। 325 749 अध्याय 3166 एक विचार। हैकिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। सिस्टर ओब ने इस पर केवल आंशिक नियंत्रण हासिल किया था, इसलिए वह इसे नहीं करवा सकती थी जो वह चाहती थी। हालांकि अगर वह कार्रवाई नहीं करती तो रीन मर जाता क्योंकि वह उस स्थिति में शक्तिहीन था। खेती का अंतर बहुत बड़ा था और गठन ने इसे और भी बदतर बना दिया। उसके पास केवल एक ही विकल्प था, तुरंत सब कुछ ओवरलोड करें और सर्वश्रेष्ठ की आशा करें। अंतरिक्ष की शक्ति से संरचना तुरंत ढह गई, जिसका असर समय पर भी पड़ा। एक पल के लिए बाहर सब कुछ रुक गया। रीन, रेफिन्यू, उसके अधीनस्थ सभी ढहने से दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं पड़ता, और एक पल के लिए एक छोटा सा अर्ध ब्लैक होल बन गया। जो लोग संरचना के अंदर थे, दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ, पीछे की ओर अंतरिक्षयान, बीच में रीन और उसके ठीक सामने रेफिन्यू, वे सभी इसके द्वारा निगल लिए गए। हालांकि ऐसे बेहद छोटे ब्लैक होल में खुद को बनाए रखने के लिए ऊर्जा नहीं थी। यह एक सेकंड भी नहीं चला और फिर गायब हो गया। बस इतना ही कि सभी लोग पहले ही अंदर चले गए थे। दूर से देखने वाले अन्य लोगों, खासकर फॉर्मेशन मास्टर्स जिन्होंने फॉर्मेशन बनाने पर काम किया था, ने केवल ऊर्जा का एक विस्फोट देखा और फिर सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कई दिनों तक जाइंटेल के विशेषज्ञ हर जगह देखते रहे, घबराए हुए। आखिरकार जो अंदर गायब हो गया, वह सुप्रीम पैलेस से एक असली कैमाजोट्स था। सिर्फ ये तथ्य कि उन्होंने अपने जीवन में उनमें से एक को देखा था, पहले से ही एक चमत्कार था, और अब वे उस आदमी को खो चुके थे। ये बहुत बुरा था कि यह बेकार था। जाइंटेल के इंक्विजिशन हॉल ने 1 महीने बाद खोज छोड़ दी। वेडलेम एम्पायर नेटवर्क का उपयोग करके घटना की रिपोर्ट उच्च क्षेत्र में सुप्रीम पैलेस को दी। बेशक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सुप्रीम पैलेस ने अपने विशेषज्ञों को जांच के लिए भेजा। उन्हें घटना की रिपोर्ट मिली और रेफिन्यू की योजना के बारे में पता चला। उन्हें मानना पड़ा कि यह काफी सरल था। रेफिन्यू ने जुड़वा बच्चों की जांच करने के लिए एक अतिरिक्त मील की दूरी तय की। रेफिन्यू ने रीन और रोआन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। कैसे वे अक्सर बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। वह गोंडेल कबीले के पास गया, जिसने पूरी तरह से सहयोग किया। फिर वे विश्व विभाजन संप्रदाय के पास गए, जो उतना सहयोगी नहीं था। ये जानकर कि दिल्ली ने उस अवसर पर तलवार के इरादे के 5वें चरण को समझ लिया था। कई लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन रेफिन्यू के सामने इसका कोई उपयोग नहीं था। ग्रह पर वेडलेम साम्राज्य नेटवर्क पर अपनी स्थिति और अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उसने दिल्ली और संप्रदाय को खेती के पूर्ण विरोध के साथ धमकी दी। तलवार के इरादे के 5वें चरण को समझने के लिए दिल्ली जितना प्रभावशाली हो सकता है, अगर वह आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता तो यह बहुत उपयोगी नहीं होगा। अंत में उसने सहयोग भी किया और यहाँ तक कि दूसरे स्तर के सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भी किए, ताकि रेफिन्यू को यकीन हो जाए कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। बेशक इसने उसे 1 साल के लिए इंक्विजिशन हॉल का गुलाम भी बना दिया, हालांकि अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाल में फंसी एक और महिला फोलियाना थी, लेकिन उसकी साधना के कारण एक साधारण आत्मा बंधन अनुबंध ही काफी था। एक बार जब उसने वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी, तो उसे भी इंक्विजिशन हॉल ने पकड़ लिया। आखिरकार उसने जो रक्तरेखा अवशोषित की थी, वह उसके शरीर का हिस्सा थी और उसे एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली संभावना बना दिया, खासकर तब जब उसके पास खुद का दिव्य वेडलेम था। वह भी इंक्विजिशन हॉल की गुलाम बन गई। रेफिन्यू यही नहीं रुका, वह सुप्रीम पैलेस को उसे फेंकने का समय नहीं देना चाहता था और उसने अविश्वसनीय रूप से तेजी से काम किया। उसने अपने पास मौजूद हर एक विशेषज्ञ का पूरा इस्तेमाल किया। कई रिपोर्ट पढ़ने और फिल्टर करने के बाद वह लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर का दौरा भी करने लगा। वह लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर क्षेत्र में कैसे पहुंचा? यह आसान था। एक बार फिर यह तथ्य था कि ट्वीटी नामक बिल्ली दानव जानवर अपने दोस्त सिल्वेस्टर के साथ पतली हवा में गायब हो गया था। क्या वे वास्तव में मारे गए थे? ऐसा नहीं लगता था। अधिक अनुबंधों के लिए मजबूर होने और वेडलेम सिस्टम से बाहर निकाले जाने के डर के कारण रीन के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले सैलामेंडर ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। स्टेज 6 के दानव जानवर ट्वीटी और सिल्वेस्टर जिम्लुक के ड्रैगन की सांस के कारण मृत माने जाते थे। फिर भी वे वास्तव में ठीक थे। इसने रेफिन्यू की नजर में पॉकेट डायमेंशनल दायरे के अस्तित्व को और भी अधिक संभावित बना दिया। रेफिन्यू ने यह भी सुनिश्चित किया कि जिन स्थानों की उसने जांच की, उनमें से किसी में भी संचार के लिए वेडलेम नेटवर्क का उपयोग करने का कोई मौका न हो। इस तरह अगर जुड़वा बच्चों के पास उन जगहों पर कोई साथी था, तो वे जुड़वा बच्चों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। एक और बात जिसने रेफिन्यू की जांच को सुनिश्चित किया कि वह उसी समूह की पूंछ पर था, वह पहचान थी। वेडलेम एम्पायर के नेटवर्क में रीन, रोआन या केंटकी के नामों में कुछ भी गलत नहीं था। सब कुछ ठीक लग रहा था। स्थानों को छोड़कर वेडलेम एम्पायर एक्सपर्ट्स के ये नाम उनके सामान्य क्षेत्रों से बहुत दूर दिखाई दे रहे थे या एक बार गायब हो गए थे। वह वास्तव में इस विचार पर विचार करने लगा कि शायद रीन और रोआन के समूह के पास असली वेडलेम स्टोन आईडी को नकली बनाने का कोई तरीका था। लेकिन उस सारी जांच से एक और बात स्पष्ट हो गई। जुड़वा बच्चों के समूह में स्पष्ट रूप से कम एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ था।
ये सिर्फ इतना है कि यह विशेषज्ञ कमजोर हो गए थे और किसी तरह इस नश्वर दुनिया में प्रकट हुए थे। क्या ये हो सकता है कि वे वर्डलेम साम्राज्य के तथाकथित आक्रमणकारी थे? ये बताना बहुत जल्दी था, लेकिन यह विचार निश्चित रूप से रिफिंडियो के दिमाग में ही जड़ जमा चुका था। हालांकि उसने अपने विचार किसी को नहीं बताए। अगर वह सही था और वह इन हमलावरों से छुटकारा पाने में कामयाब रहा, तो यह उसकी उपलब्धि होगी। यह उसके लिए बिल्कुल सही होगा, इसलिए वह पूरे रास्ते चुप रहा। एक और बात जो उसने समझी वह ये थी कि ये विशेषज्ञ जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। रिफिंडियो ने जिन अलग-अलग जगहों का दौरा किया, जैसे कि गोंडेल कबीला, पूर्व फोजिंग हॉल स्थान, विश्व विभाजन संप्रदाय, लावा प्रिस्टिन सैलामेंडर, जुड़वा अपनी खेती को हास्यास्पद गति से बढ़ाते हुए दिखाई दिए। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो इस नश्वर ग्रह के लोगों को हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए रिफिंडियो को आखिरकार एक विचार आया। 325 अध्याय 3167 उनका क्या हुआ? चूंकि ये विशेषज्ञ अपनी साधना के स्तर को यथासंभव तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह ऐसी स्थिति बना सकता था जहां वे खुद ही बाहर आ जाएं। विशेषज्ञों को जो स्पष्ट रूप से उच्च लोगों से थे, इस समय सबसे ज्यादा क्या चाहिए? स्वाभाविक रूप से ये दिव्य पत्थर होंगे। इसलिए उन्होंने इस बात पर विचार किया कि वह दिव्य पत्थर के विषय को पूरी दुनिया में कैसे प्रचारित कर सकते हैं और यह बहुत संदिग्ध भी नहीं लगेगा। इसी दौरान उन्होंने दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के बारे में बात देखी जो हर 500 साल में नश्वर ग्रहों का दौरा करते हैं। सच कहा जाए तो अभी उनमें से किसी के नीचे आने का समय नहीं था। ऐसा होने में कुछ दशक बाकी थे। सौभाग्य से यह कोई निश्चित अवधि नहीं थी। उनके आने जाने के बीच का समय काफी अलग-अलग था और ऐसा हुआ कि यह लगभग 500 साल का था। रिफिंडियो ने सोचा कि शायद समय बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से उसके पास इंतजार करने का समय नहीं था। अगर वह अगले दशकों तक ग्रह पर रहता, जब तक कि असली यात्रा नहीं हो जाती, तो बहुत देर हो जाती। बस यह मत भूलो कि रिफिंडियो सिर्फ 30 साल का है। वह इतना लंबा समय नश्वर क्षेत्र में नहीं बिता सकता। सुप्रीम पैलेस में उसका भविष्य इस पर निर्भर करता है। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण उसने अपनी योजना को तुरंत आगे बढ़ाया। उसने वर्डलेम नेटवर्क में क्लोसल ग्रह को अलग-थलग कर दिया और विभिन्न बलों को गुप्त रूप से उसके साथ सहयोग करने के लिए राजी कर लिया। ये सब इंक्विजिशन हॉल की शक्ति के माध्यम से हुआ। तो ये खबर कि दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ आ रहा था और कुछ दिव्य पत्थर वितरित करने जा रहा था, केवल क्लोसल में ही फैली थी। अन्य ग्रहों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि यह सब झूठ था। खैर, जाइंट टेल ग्रह इसमें शामिल था, लेकिन केवल उसका इंक्विजिशन हॉल। वहां के बाकी जीवों को कुछ भी पता नहीं था। फिर जुड़वा बच्चों के समूह को पकड़ने का विचार आया। इसे व्यवस्थित करना बहुत आसान था। इस तरह का गठन शायद नश्वर ग्रहों में मौजूद न हो, लेकिन उच्चतर लोकों में यह बहुत सरल था। एक ऐसा गठन जो पॉकेट डायमेंशनल लोगों का पता लगाने में सक्षम था। आखिरकार पॉकेट डायमेंशनल लोग वहां कुछ भी असामान्य नहीं थे। रिफिंडियो ने जाइंट टेल फॉर्मेशन मास्टर्स को योजनाएं दी और उन्होंने फॉर्मेशन तैयार किया। ब्लडलाइन कंसंट्रेशन की कमी के कारण रिफिंडियो वास्तव में बहुत आगे निकल गया। उसे सर्वोच्च महल से संसाधन प्राप्त करना जारी रखने और बहुत पीछे न रहने के लिए सभी संभव साधनों का उपयोग करना पड़ा। वह अपने जोड़ों की तुलना में बहुत पहले ही बहुत बुद्धिमान हो गया था, चाहे वह चाहे या न चाहे। ये बहुत बुरा है कि महल ने उसके ब्लडलाइन कंसंट्रेशन के बारे में बहुत कम परवाह की। अनुभव, बुद्धिमत्ता, अन्य कैमाजोट्स बैट अंततः इसे समय के साथ हासिल कर लेंगे। हालांकि रिफिंडियो चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए, अपनी ब्लडलाइन में सुधार नहीं कर पाएगा। जैसा कि पहले बताया गया है, उसके पास भी उसी स्तर की गोलियां उपलब्ध थी जिन्हें रोआन स्वयं बना सकता था और रिफिंडियो उन सभी का पहले ही उपयोग कर चुका था। फिर भी उस खुफिया जानकारी ने उनकी रणनीति में एक भूमिका निभाई। इंक्विजिशन फोर्जिंग हॉल में घटनाओं की अपनी जांच में उन्हें समझ में आया कि जुड़वा समूह संरचनाओं के बारे में बहुत कुछ समझता था। ये समझ में आता है ना? आखिरकार उन्होंने बिना किसी को पता चले सभी फॉर्मेशन कोर पर कब्जा कैसे कर लिया, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। इस वजह से रिफिंडियो ने क्लोजल प्लैनेट में किसी भी टेलीपोर्ट संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं की। जुड़वा बच्चे मानव और राक्षस जानवर जातियों के महाद्वीपों में गए थे। वह इस बारे में निश्चित नहीं था कि वह उन्हें अगली बार कहां ढूंढ पाएगा। उसने इसके बजाय जाइंटेल को अपने ग्रह के बाहर एक संरचना बनाने के लिए कहा। जाइंटेल ग्रह में गठन उन विशेषज्ञों पर नजर रखेगा जो क्लोजल ग्रह छोड़ने के बाद वहां टेलीपोर्ट कर रहे थे। इसलिए चाहे वे कोई भी हों, वे अपने टेलीपोर्ट के बीच में गंतव्य नहीं बदल सकते थे। अंत में रिफिंडियो के उत्साह के लिए उसने वास्तव में जुड़वा बच्चों को पकड़ लिया। उसे संदेह था कि क्या जुड़वा दिव्य पत्थरों के पुरस्कारों के लिए आने की कोशिश करेंगे। रिफिंडियो को शायद ही पता था कि वह कितना सही था। रोआन को वास्तव में समय का सही तरीका बहुत सुविधाजनक लगा, लेकिन अंत में उन्होंने फिर भी ये पुष्टि करने के बाद कि क्लोजल प्लैनेट में डायमंड बीस्ट सिटी में टेलीपोर्ट संरचना में कुछ भी गलत नहीं है, जाकर देखने का फैसला किया। रोआन की वजह से रिफिंडियो की पूरी योजना लगभग विफल हो गई। पॉकेट डायमेंशनल दायरे का पता लगने के बाद जुड़वा बच्चों के टेलीपोर्टेशन गंतव्य को बीच में ही बदल दिया गया, जिससे उन्हें उसी सौर मंडल में कहीं और खाली जगह पर भेज दिया गया। वहां रिफिंडियो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। आगे क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। समय बीतता गया और रिफिंडियो की खोज अंततः बंद कर दी गई। सबसे पहले सुप्रीम पैलेस को उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए यह उनके लिए बहुत मुश्किल फैसला नहीं था। अगर कुछ भी हो तो वे खुश थे कि उन्हें उस बोझ से छुटकारा मिल गया। जुड़वा बच्चों के मामले में ये स्पष्ट रूप से बताना असंभव हो गया कि वे वास्तव में वर्डलेम आईडी का दिखावा कर रहे थे या नहीं, क्योंकि वे रिफिंडियो और संरचना के अंदर अन्य विशेषज्ञों के साथ मर गए। सुप्रीम पैलेस के विशेषज्ञों के चले जाने के बाद चीजें धीरे-धीरे सामान्य हो गईं। तथाकथित दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ समाचार को इंक्विजिशन हॉल द्वारा बदल दिया गया था, ये कहते हुए कि यह केवल ये देखने के लिए एक परीक्षण था कि क्लोसल से कितने विशेषज्ञ भाग लेंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन क्लोसल के विशेषज्ञ केवल स्वीकार कर सकते थे और बिना किसी शिकायत के क्लोसल ग्रह पर लौट सकते थे। सुप्रीम पैलेस ने अंततः वेडलेम मेन यूनिवर्स को रिपोर्ट दी कि नकली वेडलेम स्टोन आईडी के बारे में जांच से कुछ भी नहीं निकला, जिसकी मुख्य यूनिवर्स को पहले से ही उम्मीद थी। वेडलेम स्टोन्स की आईडी बनाना स्पष्ट रूप से असंभव था और उन्हें अभी इसकी पुष्टि मिली है। हालांकि एक और खबर भी फैली। क्लोजल प्लैनेट से इंक्विजिशन हॉल ने बताया कि उन्होंने फोर्जिंग हॉल के विनाश के लिए अपराधी और उसके साथियों को पकड़ लिया है और कहा कि वे सभी अब मर चुके हैं। ये सच था या नहीं, ये इंक्विजिशन हॉल भी नहीं बता सकता। आखिरकार उस दिन रिफिंडियो और जुड़वा बच्चों के समूह उस घटना में गायब हो गए। कोई केवल आश्चर्य कर सकता है कि उनके साथ क्या हुआ। अगले वर्ष एक और खबर सामने आई। बताया गया कि दिल्ली उस वर्ष के बाद इंक्विजिशन हॉल में शामिल हो गया, इस वादे के साथ कि उसे बाद में एक दिव्य वर्डलेम स्टोन मिलेगा। किसी को भी यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि एक साल पहले बताया गया था कि उसने तलवार के इरादे के 5वें चरण को समझ लिया है। जो मायने रखता है वह यह है कि उसके जैसे किसी व्यक्ति को तस्वीर से बाहर रखा गया। अगले मिलेनियल वर्डलेम स्टोन कॉन्टेस्ट के दौरान 5वें चरण के हथियार इरादे के उपयोगकर्ता के खिलाफ संघर्ष करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई भी अनुभव करना चाहता था। इसके अलावा वास्तव में कुछ खास नहीं हुआ। दशकों बाद दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ निर्धारित समय पर नीचे आया। वह सौर मंडल के साथ बसे हुए ग्रहों में से एक ग्रह पर गया। उसने अपने प्रदर्शन किए, विशेषज्ञों से बात की, कुछ लोगों को सिखाया जो उसे लगा कि उसके समय के लायक हैं, और अंततः एक सप्ताह बाद चला गया। दिव्य क्षेत्र का एक और विशेषज्ञ वैसे भी अगली दिव्य वर्डलेम स्टोन प्रतियोगिता से पहले नहीं आएगा, इसलिए अब ये कोई मायने नहीं रखता। जल्द ही 100 साल बीत गए, फिर 200, 300। अब तक किसी को भी रिफिंडियो, जुड़वा बच्चे, फोर्जिंग हॉल का विनाश ऐसा कुछ भी याद नहीं था। उस समय जीवित रहने वाले ज्यादातर जीव पहले ही जीवन काल से बाहर हो चुके थे। हालांकि 400 साल से ज्यादा समय बाद कुछ बदलाव शुरू हुआ। जिस जगह रीन, रिफिंडियो और दूसरे लोग गायब हो गए थे, वहां कुछ बदलाव शुरू हुआ। समय और स्थान सिकुड़ने लगे, मानो किसी अलग ही तल का दरवाजा खुल रहा हो। 325 अध्याय 3168। क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? अंतरिक्ष और समय में वह छेद अब नहीं दिखना चाहिए था। फिर भी इस सौर मंडल में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये प्रक्रिया तेज हो गई है। हालांकि कोई भी इससे बाहर नहीं आया, ये वहीं रहा, पूरी तरह से स्थिर। और क्योंकि यह सौर मंडल के ग्रहों से बहुत दूर था, इसलिए किसी ने इसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। अंतरिक्ष और समय पर इसका प्रभाव इतना कम था कि इसे देखने के लिए किसी विशेषज्ञ को अधिकतम कुछ मीटर की दूरी पर होना पड़ता। अगर आप बाहर से देखें तो शून्य तापमान क्षेत्र और उससे ऊपर के विशेषज्ञ इसे अंतरिक्ष और समय के ढांचे के पीछे कहेंगे, जो पूरी तरह से गलत नहीं था। यह अंतरिक्ष में एक दरार की तरह लग रहा था और कुछ नहीं। आखिरकार वहां एक आयामी क्षेत्र जो अनगिनत वर्षों से वहां था, जल्दी से विस्तारित हुआ प्रतीत हुआ। नहीं, ये कहना बेहतर होगा कि यह केवल वही प्रकट करता है जो पहले से ही वहां था। क्या वह स्थान अभी भी नश्वर क्षेत्र का हिस्सा था? शायद ये दिव्य क्षेत्र का हिस्सा था। पाताल, स्वर्ग, कहीं और। ये बताना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपके पास जो कुछ था वह आध्यात्मिक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा या साधना ऊर्जाओं के किसी भी अन्य रूप में नहीं था।
इसके बजाय इसमें एक और तरह की ऊर्जा थी, एक बहुत पुरानी अराजकता ऊर्जा। ये सिर्फ इतना है कि इसकी सांद्रता वास्तव में बहुत कम थी। जो जुड़वा बच्चों ने अतीत में लोपोरिट्स ग्रह पर महसूस की थी, उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं। लिसांग के अराजकता मूल स्रोत में उनकी पहुंच की तो बात ही छोड़िए। उस जगह के अंदर एक बहुत ही जानी पहचानी घटना घटी। एक छोटा सा अर्ध काला छेद अचानक कहीं से प्रकट हुआ। यह 1 या 2 सेकंड तक रहा। उस सेकंड में बहुत सी चीजें घटित हुई। सबसे पहले इसने एक अंतरिक्ष यान के टुकड़े बाहर फेंके। अंतरिक्ष यान के शव के कुछ हिस्सों पर मांस, खून और हड्डियों के टुकड़े भी थे। अतीत में वे जो भी थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात तय थी, वे बहुत जल्दी मर गए, बिना दर्द महसूस किए। यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी नहीं बची। हालांकि जैसे ही वह काला छेद बंद होने वाला था, उसमें से 2 शव भी बाहर निकल आए। एक भूतिया स्नोबॉल जैसा दिख रहा था, जबकि दूसरे में कैमाज़ोट्स बैट रेस के कुछ लक्षण थे। हालांकि वे शव मरे नहीं थे। जैसे ही वे बाहर दिखाई दिए, उन्होंने अपनी आंखें खोली और वापस कूद गए। निश्चित रूप से वे दोनों कोई और नहीं बल्कि रीन और रिफिंडियो थे। रीन को तुरंत पता चल गया कि उसे पकड़े रखने वाली अंतरिक्ष शक्ति गायब हो गई है और उसने उसके ब्लैक स्टार को आयामी क्षेत्र से खींच लिया है। रिफिंडियो भी इससे अलग नहीं था। उसने अपने कई ब्लड स्पीयर्स को बुलाया और अपने कैमाज़ोट्स बैट रूप में वापस आ गया, रीन को देखते हुए और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वे दोनों 400 साल पहले जो हुआ था, उसे नहीं भूले। वे उस अर्ध काले छेद में समा गए थे, जो अभी उनके सामने से गायब हुआ था। रिफिंडियो ने रीन पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन साथ ही अपनी दिव्य भावना को चारों ओर फैलाया। उसे जल्द ही अपने अंतरिक्ष यान के अवशेष और जो कभी उसके अधीनस्थ और इंक्विजिशन हॉल के अन्य विशेषज्ञ थे, मिल गए। उसे गुस्सा नहीं आया। उसके मन में उन विशेषज्ञों के लिए कोई भावना नहीं थी, जिन्हें वह मुश्किल से जानता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस जगह को नहीं पहचान पाया, जहां वह उस समय था। फिर भी वह सतर्क था, रीन को देख रहा था। तुमने क्या किया? हालांकि रीन भी असमंजस में था। उसने रिफिंडियो को जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका दिमाग सेलेस्टियल सोल डायमेंशनल दायरे में चला गया। बहनों, क्या हुआ? जब उसने आप पर हमला किया तो मैं उस संरचना को हैक करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में मैं केवल इसे ओवरलोड करने और अराजक स्थिति में गिरने के लिए मजबूर कर सकता था। नश्वर क्षेत्र में अंतरिक्ष और समय का ताना बाना उच्च क्षेत्रों की तुलना में बहुत पतला और कमजोर है। इसलिए जब मैंने उस संरचना को तोड़ा जिसने अंतरिक्ष को नियंत्रित किया, तो सब कुछ रह गया। ऐसा लगता है कि हम उस ब्लैक होल द्वारा निगल लिए गए थे, या जो कुछ भी था। रोआन, केंटकी और जांगेशु भी दिव्य आत्मा आयामी क्षेत्र के अंदर भ्रमित थे। उनके लिए रीन को ब्लैक होल में ले जाए जाने के बाद से मुश्किल से 1 सेकंड बीता था। उन्हें लगा कि रीन निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन ये टेलीपोर्टेशन जैसा लग रहा था। 1 सेकंड में रीन मध्य स्थान के बाहर था, अगले ही पल उसे इस नए स्थान पर भेज दिया गया। रोआन ने बाहर की ओर देखा और घटनाओं को अनदेखा किया। उस मध्य चरण संक्रमण क्षेत्र दानव जानवर ने प्राथमिकता ली। चलो बाहर चलते हैं, केंटकी। ठीक है, केंटकी आश्चर्य से जाग गया और दोनों गायब हो गए। जोश, जोश, तारांकन, दोनों जल्दी ही रीन के पास आ गए, जिससे उनकी संख्या 3 हो गई। उसी समय रीन का शरीर बदल गया, उसकी भूतिया बर्फीली भेड़िए जैसी विशेषताएं गायब हो गईं और उसकी आभा वापस मानव जाति की आभा में बदल गई। रिफिंडियो को जरा भी झटका नहीं लगा। उसने खुद ही यह कहा था। वह जानता था कि रीन के पॉकेट डायमेंशनल दायरे में निश्चित रूप से उसके साथी हैं और उनकी उपस्थिति ने उसके विश्वास की पुष्टि की। तो तुम सच में वहां छिपे थे? ओह। रीन ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। बच्चे, क्या हम अपने हथियार नीचे रख दें? जहां तक मैं देख सकता हूं, यह एक दूसरे से लड़ने का समय नहीं लगता है। रिफिंडियो ने स्पष्ट रूप से इस बात पर ध्यान दिया। जिस स्थान पर वे खुद को पाते थे वह अजीब था। दूर दूर तक कुछ खंडहर अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि खंडहरों का कोई महत्व नहीं था। जिस चीज ने वास्तव में उसका ध्यान खींचा वह अंतरिक्ष की दरारें थीं। जुड़वा बच्चों के समूह और रिफिंडियो दोनों को समझ में आ गया था कि वे किसी तरह के आयामी क्षेत्र या कुछ ऐसे ही अंदर थे। फिर भी ये जगह बेहद अस्थिर थी। बाहर के स्थानिक तूफानों से इसे अलग करने वाला खोल ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण टूट सकता है। रिफिंडियो को नहीं पता था कि वह कहां था, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से खतरनाक था। लेकिन फिर उसकी खेती का लाभ बहुत बड़ा था। वह बस इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे पहले जुड़वा बच्चों और पीछे के बड़े पक्षी से छुटकारा पाना चाहिए। और क्या होगा अगर मैं पहले तुम सभी को मार दूं और फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूं? केंटकी ने रीन और रोआन के पीछे से सूंघते हुए कहा। अब क्या तुम सच में कर सकते हो? उसकी रीगल ब्लडलाइन तुरंत पूरी ताकत से जारी की गई। तो क्या हुआ अगर रिफिंडियो के पास दिव्य कैमाज़ोट्स ब्लडलाइन थी? यह अभी भी उसकी रीगल मिनोकावा ब्लडलाइन से बहुत कमतर थी, खासकर ये देखते हुए कि यह कितनी पतली थी। तारांकन, ऑफ तारांकन। रिफिंडियो ने तुरंत अपने शरीर पर एक उच्च रक्तरेखा के दमन को महसूस किया। उसने इस तरह का दबाव केवल एक बार महसूस किया था। ये तब था जब ट्रियागिया, रीगल कैमाज़ोट्स बैट और इस ब्रह्मांड के मालिक ने सर्वोच्च महल में उपस्थिति दर्ज कराई थी। असंभव। 325 752 अध्याय 3169 कोई नहीं जानता। शुरू में रिफिंडियो ने मन ही मन नोट कर लिया और रीन को उत्तर दिया, मैं एक कैमाज़ोट्स बैट हूं। ठीक है, मैं रीन हूं और यह मेरे बगल में है। कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, बस ऐसा मान लो कि वह मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास यहां हमारा केंटकी है। रोआन ने बड़बड़ाया, लेकिन मजाक का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। रिफिंडियो ने भी मौका देखकर पूछा, क्या आपका पक्षी मित्र एक राजसी दानव जानवर है? ओह, केंटकी यह सुनकर हैरान रह गया। तो क्या तुमने पहले भी कोई रीगल डायमंड बीस्ट देखा है? यह अप्रत्याशित है, हम बहुत दुर्लभ हैं। ये सच था। रिफिंडियो और भी ज्यादा हैरान था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता था कि इस ब्रह्मांड में ट्राइगिया ही एकमात्र शाही दानव जानवर है। इससे उसके संदेह की पुष्टि हो गई। वे बाहर से आए आक्रमणकारी हैं। बेशक उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही। किस जाति के लोग हैं आप? वास्तव में मैं एक मिनोकावा हूं। केंटकी ने इसे नहीं छिपाया, लेकिन आप मुझे महान केंटकी कह सकते हैं क्योंकि वह मोटा है। रीन ने कहा, तुम गधे हो, केंटकी ने जवाब दिया। हाँ, रीन हंसा। रिफिंडियो को यह स्थिति अजीब लगी। रोआन को छोड़कर उनमें से किसी को भी इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उनकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताया। अचानक रीन का चेहरा बदल गया। वह केंटकी की पीठ से बाहर निकला और एक धमाका किया। रिफिंडियो के विरुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रकाश तत्व। रिफिंडियो को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। अभी हमला करना चाहते हो? लाओ। उसने अपनी दिव्य ऊर्जा प्रसारित की और रीन के हमले को पलट दिया। तारांकन धमाका, तारांकन। विस्फोट से रिफिंडियो 100 मीटर से ज्यादा पीछे चला गया और हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन रिफिंडियो को हैरानी हुई। एक संघ क्षेत्र साधक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? फिर भी वह विचार केवल एक पल तक ही चला। ठीक उसी जगह जहां वह 1 सेकंड पहले था, एक स्थानिक दरार ने आकार ले लिया और चारों ओर की हर चीज अंतरिक्ष के ताने बाने में समा गई। एक स्थानिक दरार बहुत हद तक चार्बडीज एक्सप्लोरेशन में मौजूद दरारों की तरह लगभग रिफिंडियो को निगल गई थी। यह अरे ड्रैकुला, रीन ने केंटकी की पीठ पर लौटे हुए उसका ध्यान आकर्षित किया। यदि आप अपना पूरा ध्यान हम पर केंद्रित करते हैं तो आप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ड्रैकुला, हम। रिफिंडियो हैरान था, तुमने मुझे क्यों बचाया? रोआन ने रीन की ओर देखा। वह सही कह रहा है। अगर तुमने उसे जाने दिया होता तो हमारी समस्याएं खत्म हो गई होती। वहां हार मान लो। रीन ने कंधे उचका दिए। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चलो, ये ड्रैकुला है, मैं इसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। ये किस तरह का तर्क था? कोई नहीं जानता। 325 752 अध्याय 3170 आपका नाम क्या था? रिफिंडियो ने अंतरिक्ष में दरार को गायब होते देखा, फिर भी उसे संदेह था। तुम्हें कैसे पता चला कि दरार खुलने वाली थी? रोआन को गुस्सा आया। उसने रिफिंडियो को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। नहीं, रोआन ने रिफिंडियो को बिल्कुल मूर्ख माना। तुम इतने मूर्ख नहीं हो सकते, है ना? चारों ओर देखो, बच्चे, यहाँ का स्थान अत्यंत नाजुक है। फिर भी तुम यहाँ हो, अपनी दिव्य ऊर्जा को ऐसे वातावरण में निरंतर प्रसारित कर रहे हो जो किसी भी क्षण ढह सकता है। तुम एक गुब्बारे को फोड़ने की कोशिश कर रही सुई की तरह हो। तुमने क्या उम्मीद की थी? जब तुम थोड़े अधिक नाजुक क्षेत्र से गुजरे तो तुम्हारे आसपास का स्थान अब उस सारी ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए रोआन ने अपनी बात पूरी नहीं की। अच्छी बात यह है कि कैमाज़ोट्स बैट का रंग लाल था, अन्यथा रीन के समूह को निश्चित रूप से उस समय रिफिंडियो का लाल चेहरा दिखाई देता। मुझे चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। रोआन ने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया और चमगादड़ बच्चे को अनदेखा कर दिया। रिफिंडियो शांत हो गया और उसकी दिव्य ऊर्जा वापस उसके मुंह में केंद्रित हो गई।
अब उसके घूमने के लिए केवल न्यूनतम ऊर्जा का ही उपयोग किया जा रहा था। वह फिर से जुड़वां और केंटकी के साथ जुड़ गया और वे अंतरिक्ष में उन खंडहरों की गहराई में अपने रास्ते पर चलते रहे। रास्ते में रीन ने उन खंडहरों में से एक पर एक प्रतीक देखा जिसे वह पहचान नहीं सका। अरे ड्रैकुला, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा जानकारी है, रीन ने टिप्पणी की। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? ग्रिफिंड्यूर ड्रैकुला नाम से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वह प्रतीक वाली दीवार के टुकड़े के पास गया और उसे करीब से देखा। लेकिन मैं इस प्रतीक पर इस्तेमाल की गई सामग्री को पहचानता हूँ। ओह, इतना तो मैंने भी किया, रीन ने भी टिप्पणी की। ये ग्रीन सासगली मार्बल है। लिसान में इसका दूसरा नाम था, लेकिन रीन ने यह सुनिश्चित किया कि वह यहाँ वेगलेम साम्राज्य में अधिकांश खनिजों, अयस्कों आदि के लिए यही नाम सीखे। ग्रिफिंड्यूर ने सिर हिलाया और इशारा भी किया। बात यह है कि इस तरह का संगमरमर बहुत प्रतिरोधी है और ये लाखों सालों में भी घिसेगा नहीं। फिर भी ग्रिफिंड्यूर ने फिर प्रतीक को छुआ और ये तुरंत टूट गया। आखिर यह कब से यहाँ है कि इसकी आंतरिक संरचना इतनी कमजोर अवस्था में पहुंच गई है? केंटुकी ने तुरंत ही इसमें शामिल होकर कहा, अच्छा, माहौल को देखिए। शायद यहाँ आने के कारण ही इस प्रक्रिया को कई बार तेज किया गया होगा। ऐसा हो सकता है, रीन ने इस विचार को खारिज नहीं किया। वैसे हमें अपनी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा और बताओ ड्रैकुला। तुम बहुत महत्वपूर्ण जगह से आते हो। ग्रिफिंड्यूर को समझ नहीं आया कि उसे ये सुनकर गर्व महसूस करना चाहिए या दुखी होना चाहिए। सुप्रीम पैलेस उसके लिए बिल्कुल भी खुशनुमा जगह नहीं थी। फिर भी वही कैमाजोर्स बैठ था और सुप्रीम पैलेस किसी के लिए कोई रहस्य नहीं था, इसलिए उसने इसके बारे में बताया। ओह, रीन ने सिर हिलाया। मुझे याद है कि मैंने बडलेम नेटवर्क में इसके बारे में कुछ पढ़ा था। तो आप उस जगह से आए हैं? ओह। केंटकी ने तुरंत ही विषय बदल दिया क्योंकि ग्रिफिंड्यूर की उत्पत्ति उसके लिए ज्यादा दिलचस्प नहीं थी। वैसे रीन, रोआन, क्या तुमने इस ऊर्जा को नोटिस किया है? जुड़वां बच्चों ने सिर हिलाया। अराजकता ऊर्जा लगभग कुछ भी नहीं है। अत्यंत कम सांद्रता निश्चित रूप से अराजकता जानवरों को जन्म देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी यह इस जगह की उत्पत्ति का एक सुराग हो सकता है। क्या आपने पहले भी गैस एनर्जी का इस्तेमाल किया है? ग्रिफिंड्यूर ने बगल से पूछा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे ज्यादा परवाह नहीं है। फिर भी गैस एनर्जी केवल सुप्रीम पैलेस में ही उपलब्ध थी, जहां ब्रह्मांड के स्वामी रीगल कैमाजोर्स बैठ रहते थे। रीन और रोआन ने पुष्टि की, हमने किया। फिर रोआन ने जानकारी का एक और टुकड़ा जोड़ा, नहीं, उसने झूठ जोड़ा। आपको वास्तव में नहीं लगता कि सुप्रीम पैलेस इस ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है जहां आप अराजकता ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, है ना? क्या ग्रिफिंड्यूर को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई? क्या रोआन उसके मन की बात पढ़ रहा था? नहीं, महत्वपूर्ण बात तो उसके शब्द थे। क्या कोई और रास्ता है? रोआन ने स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया। आप वास्तव में बहुत छोटे हैं। खैर, उसे नहीं पता था कि कोई और तरीका भी है या नहीं। बस सिर्फ ग्रिफिंड्यूर को और अधिक भ्रमित करना चाहता था और ये तरीका कारगर रहा। अब हम कहाँ हैं? क्या ये सुप्रीम पैलेस है? जाहिर है नहीं। फिर भी अगर आप गैस एनर्जी जानते हैं तो आपने इसे यहाँ भी देखा होगा। चूंकि यहाँ गैस एनर्जी है, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम पैलेस ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ यह उपलब्ध है? मैं इसे आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। ग्रिफिंड्यूर ने उस खबर के बारे में सोचा और सोचा कि क्या वह कहीं और गैस एनर्जी तक पहुंच सकता है। वह गैस एनर्जी को जानता था, लेकिन उसके पास उस तक पहुंच नहीं थी। सुप्रीम पैलेस के केवल सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों के पास ही उस तक पहुंच थी और वह भी बहुत कम। बाकी सबका इस्तेमाल सिर्फ ट्राइडिया ही कर रहा था। किसी भी मामले में इस तरह की ऊर्जा ऐसी चीज नहीं थी जिसका इस्तेमाल वह अपने स्तर पर कर सकता था। उनका समूह कई हजार किलोमीटर तक आगे बढ़ता रहा। खंडहर और खंडहर लगातार दिखाई देते रहे और उनकी संख्या वास्तव में बढ़ती गई। किसी भी हल्के स्पर्श से वे ढह जाते, जिससे उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं मिलता कि यह जगह क्या है। ये पुराना था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वे इसके बारे में बस इतना ही जानते थे। केंटुकी की नजर खंडहरों के बीच दूर एकांशिक रूप से टूटा हुआ स्मारक पर पड़ी। वहां कुछ है। वे जल्दी से पास आ गए। ग्रिफिंड्यूर अभी भी जुड़वां बच्चों के समूह से अपनी दूरी बनाए हुए था। आखिरकार वे इसे बेहतर ढंग से देख सकते थे। यह मूल रूप से एक स्मारक था जो उस समय सौर मंडल को दर्शाता था जिसमें वे खुद को पाते थे। सभी 7 बसे हुए ग्रह देखे जा सकते थे और अन्य 3 ग्रह खराब पर्यावरण के कारण या क्योंकि वे सिर्फ गैस के विशालकाय थे, खाली थे। हालांकि उस स्मारक में क्लोसल ग्रह बाकी से काफी अलग लग रहा था। स्मारक में सूर्य और ग्रहों के बीच किसी तरह के संबंध को दर्शाया गया था जो क्लोसल में आकर मिलते थे। इसका क्या मतलब था, उन्हें नहीं पता था। स्मारक का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका था और उस पर लिखे कुछ शब्द ऐसी भाषा के थे जिसके बारे में उनमें से कोई भी नहीं जानता था। केंटकी ने टिप्पणी की, इस जगह पर पहले जो भी रहता था उसकी नजर में क्लोसल काफी महत्वपूर्ण लगता है। इससे रोआन को कुछ याद आया। अरे, तुम्हारा नाम क्या था? जो भी हो, ड्रैकुला काफी अच्छा है। मुझे बताओ, अगली दिव्य बडलेम स्टोन प्रतियोगिता के दौरान क्लोसल में क्या होने वाला है?